Okay, so portfolio management class number 1, CA final. This is a live class, so can I get a confirmation that if the audio and the video are fine? Rajiv Jain, hello. Kritika says hello. Mansi, hello. Praveen, good evening. Please audio और video confirm कर दीजिए. Is it fine? आयुष, आदित्य, पियाशी, यस थैंक यू. चलो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं बाकी लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, डोंट माइंड. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो सीए फाइनल में है उसका एक्चुअली नाम होना चाहिए था इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बिकॉज इनमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे शेयर्स के दिए हैं. यू मस्ट बी नोइंग दैट पोर्टफोलियो में तो बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और बहुत कुछ हो सकता है. बट सी इंस्टीट्यूट ने जो भी सम्स दे रखा है वो सारा का सारा सम्स दे रखा है शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स पे. तो इट्स इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड और एक चैप्टर है म्यूचुअल फंड. तो व्हेन वी डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको लगना चाहिए म्यूचुअल फंड तो उसी का एक्सटेंशन है. देयर इज नो डिफरेंस. ठीक है, तो दोनों को कंबाइंड मानते हैं. एंड अगर दोनों को कंबाइंड माने तो दोनों में मिला के 20 मार्क्स का तो आता ही है एग्जाम में. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लस म्यूचुअल फंड मिला के 20 मार्क्स का तो आता ही है. ठीक है ना. और एक चीज, एग्जामिनेशन का अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अनुसार थियरी पोर्शन नेग्लिजिबल आ रहा है. आई मीन टू से मल्टीपल चॉइस में कोई थियरी नहीं आया था और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट होता है ना डिस्क्रिप्टिव, उसके अंदर केवल 8 मार्क्स का थियरी था और वो भी 4 नंबर ऑप्शनल था. यानी कि 4 मार्क्स का कंपल्सरी थियरी था पूरे पेपर में. समझ गए? तो आप समझ सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशंस एंड डूइंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो दैट इज आवर थ्रस्ट. थोड़ा सा लिख लेते हैं जो मैंने बोला, वी राइटिंग इट डाउन. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लस म्यूचुअल फंड ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मार्क्स. recent exams, full paper, only 8 marks theory, out of which 4 marks compulsory. इसलिए बहुत हाई स्कोर आने का स्कोप है इस बार जिन्होंने एग्जाम दिया था. Okay, let's move ahead. Now, full screen please. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में स्टैट्स बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं. कि आपने को डरने का जरूरत है एकदम भी नहीं. स्टैट्स इज वेरी वेरी सिंपल, रिपीटेटिव और मल्टीपल चॉइस पे तो और भी इजी हो जाता है. स्टैट्स का मतलब हुआ मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, ये सब. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो फर्स्ट पोर्शन अपने को स्टडी करना है, that portion is called modern portfolio theory. and एक नोबेल प्राइज विनर था हैरी मार्कोविट्स, उसने ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी निकाला था. मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बेसिकली ये बताता है कि अगर आपके पास कुछ फंड्स हैं, सपोज यू हैव 5 करोड़, हाउ डू यू इन्वेस्ट द 5 करोड़ सच दैट यू गेट द बेस्ट पोर्टफोलियो. 5 करोड़ अगर है तो कैसे कैसे इन्वेस्ट करें जिससे कि बेस्ट पोर्टफोलियो बने. आई एम श्योर को ये नहीं बोलेगा ऐसा पोर्टफोलियो का तो मतलब आपने बताया ही नहीं. जो सीए फाइनल है इट्स अ पोर्टफोलियो ऑफ 8 सब्जेक्ट्स. जो इंद्रधनुष है इट्स अ पोर्टफोलियो ऑफ विबग्योर. तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है बंडल. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो अपने जो बात करें वो बात करें बंडल ऑफ स्टॉक्स. उसमें और भी चीज आते हैं बट अपने लिए स्टॉक्स ही काम का है बिकॉज स्टॉक्स का ही सम्स देता है ये लोग. तो कौन कौन सा स्टॉक्स बाई करें और कितना कितना बाई करें, कौन से स्टॉक पे ज्यादा लगाए कौन से कम लगाए, ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी था. अब मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी में जो बेस्ट पोर्टफोलियो है ना उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. और पोर्टफोलियो ऑप्टिमम सिनोनिम ही है, बेस्ट बने ऑप्टिमम. और ऑप्टिमम पोर्टफोलियो वो है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देगा. ये जो खुशी है इसको फाइनेंस में बोलते हैं यूटिलिटी. सो विच इज द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो? द पोर्टफोलियो विच विल प्रोवाइड द हाईएस्ट यूटिलिटी. और यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करते हैं रिस्क और रिटर्न पे. इवन विदाउट टीचिंग लेट मी आस्क यू, अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा है तो यूटिलिटी क्या होगा, ज्यादा या कम? फटाफट बोलोगे तो अपने पार्टिसिपेट करेंगे, वरना मैं बोल के चला जाऊंगा. तो मैंने बोला अगर एक पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा है तो यूटिलिटी विल बी ज्यादा या कम? ऑब्वियसली ज्यादा.
और अगर रिस्क ज्यादा है, अगर पोर्टफोलियो में रिस्क ज्यादा है, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है, तो इन दैट केस खुशी जो यूटिलिटी है वो ज्यादा या कम? ऑब्वियसली कम. मतलब इट इज अ गिवन दैट इन्वेस्टर्स लव रिटर्न एंड हेट रिस्क. इन्वेस्टर्स लव रिटर्न एंड हेट रिस्क. पीपल आर रिस्क एवर्स. रिस्क एवर्स मतलब रिस्क को हेट करते हैं. तो मन तो ये करता है काश एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जिसमें रिस्क हो ही नहीं और रिटर्न एकदम हाईएस्ट हो. एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें विथ सर्टेनिटी ब्रिलियंट रिटर्न मिले, 100-200% रिटर्न मिले. ऐसा रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है. तो रियल लाइफ में क्या है, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम क्या है, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड. ठीक है. तो अपने को सिंस अपना मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, ये लोग अपने को सिखाने वाले हैं कि रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैसे चुनते हैं. जानना क्या है, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑप्टिमम पोर्टफोलियो फिर कैसे चुनते हैं, ये डिसाइड करना है. अभी तक मैंने कुछ भी नंबर्स बताया नहीं. ओके, लेट मी कम टू द राइटअप. राइटअप पे आ रहे. सो राइटअप में लिख लीजिए पार्ट 1 मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी. यू कैन राइट द फुल फॉर्म, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बाय मार्कोविट्स. वैसे तो मार्कोविट्स नाम सीए फाइनल में काम नहीं आना चाहिए, बट एक बार एग्जाम में ये नाम दे दिया था, तो स्टूडेंट्स को अजीब से लगा कि यार ये क्या है, तो बिकॉज ऑफ विच आजकल नाम लिखा देते हैं बाय मार्कोविट्स. मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बाय मार्कोविट्स. ठीक है. इस थियरी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो. होप यू आर राइटिंग. और ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या हो गया, हाईएस्ट यूटिलिटी. हाईएस्ट यूटिलिटी. और ये जो यूटिलिटी है, इट इज देखो ये समझ में आया क्या, ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है ये आपको समझ में आया क्या, ये जो ग्रीन से लिखा है ये समझ में आया क्या? श्वेता, जूही, आदित्य, टियासी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. ओके. कुछ कुछ जन नो बोल रहे हैं. भूमिल सोमानी सेइंग नो. कुछ कुछ जन यस बोल रहे हैं. श्वेता इज सेइंग यस. मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. तो जिनके लिए नो है उनको ये बोल रहे हैं कि हम लोग बोलना चाह रहे थे कि दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. एंड दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, दैट इज रिस्क. अब थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? नारायण ने बहुत अच्छा लिखा है कि सर इसका मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा तो यूटिलिटी ज्यादा और रिस्क ज्यादा होगा तो यूटिलिटी कम. एकदम 100% यही समझ में आना चाहिए था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा तो यूटिलिटी ज्यादा और रिस्क ज्यादा होगा तो यूटिलिटी कम. और ये तो कॉमन सेंस है, इसके लिए पढ़ाई नहीं चाहिए. प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी जिस चीज के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए अगर उसको समझाते हैं तो आदमी को लगता है समझ में नहीं आया. फुल स्क्रीन पे आते एक बार. आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए या कम? ऑब्वियसली ज्यादा. वही लिखा हुआ है कि रिटर्न ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. आपको रिस्क ज्यादा चाहिए या कम? ऑब्वियसली कम. तो रिस्क जो है अगर ज्यादा हुआ तो सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा. तो मैंने प्लस और माइनस लिखा था, एक बार कॉपी में चेक कीजिए. स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, कॉपी में चेक कीजिए. यूटिलिटी इक्वल टू एफ माने था फंक्शन ऑफ. सर क्या ऐसे फंक्शन ऑफ एग्जाम में लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा. ये तो ऐसे ही नोट्स के लिए लिखे हैं कि यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन रिटर्न एंड रिस्क. रिटर्न का पॉजिटिव फंक्शन है, रिस्क का नेगेटिव फंक्शन है. रिटर्न का पॉजिटिव फंक्शन है, रिस्क का नेगेटिव फंक्शन है. अब क्लियर है क्या? भूमिल सोमानी, इज इट क्लियर? फटाफट बोलिएगा. आई वोंट वेट फॉर इंडिविजुअल पीपल टू से यस नो. स्क्रीन दिखाओ. तो एजेंडा क्या है? गुड. तो एजेंडा क्या है अपना?
एजेंडा है हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेट वर्ड लिखा बिकॉज अपना एग्जाम्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। आपको उसका नोटेशन समझ में आ गया होगा, ई फॉर एक्सपेक्टेड, आर पी, आर माने रिटर्न, पी माने पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आर पी बार, बिकॉज इट्स कॉल्ड मीन रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब एवरेज रिटर्न। देखो मैंने आरपी बार लिखा है, आपने सुना होगा ना एक्स बार, वाई बार, मतलब होता है मीन, एवरेज। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को आप एवरेज रिटर्न भी बोल सकते हैं वैसे, पर टेक्निकल टर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न है। बी volatility, that is standard deviation of the portfolio, risk of the portfolio, that is sigma p, sigma is the notation for SD। तो ये अपना एजेंडा है कि ये दोनों कैसे निकालें, पोर्टफोलियो का रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करें। फुल स्क्रीन। तो ऑब्वियस है पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है और जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो डिपेंड करता है पोर्टफोलियो के अंदर क्या है। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो के अंदर आपने ऐसा स्टॉक्स लिए हैं जिनका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है तो पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा होगा। पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा स्टॉक्स है जिनका रिस्क ज्यादा है तो पोर्टफोलियो का रिस्क ज्यादा होगा। ये तो ऑब्वियस है कि सर डिपेंड्स ऑन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पोर्टफोलियो। एक चीज जो इतना ऑब्वियस अभी नहीं होगा पर अभी से बीज डाल रहा हूं, वो ये है कि जो पोर्टफोलियो का रिस्क है ना, रिस्क पोर्टफोलियो का वॉलेटिलिटी, that will also depend upon the correlation between the stocks in the portfolio। पोर्टफोलियो का जो रिस्क है that will also depend upon correlation between the stocks in the portfolio। कैसे correlation पे डिपेंड करेगा, correlation क्या होता है, we will come to it, but एक बार समझ तो ले। तो मेरे को सिखाना पड़ेगा एक एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, एक एक स्टॉक का स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, और दो दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। आई रिपीट, हर एक स्टॉक का, रिलायंस का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, रिलायंस का वॉलेटिलिटी कैसे निकालते हैं, और रिलायंस और इन्फोसिस के बीच में कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। ये तीन चीज अपने को स्टैट्स वाइज सीखना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक, एसडी ऑफ ईच स्टॉक एंड कोरिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ स्टॉक्स। लिखिए, यहां पी का मतलब पोर्टफोलियो चल रहा है, ईआरपी, तो पी इज पोर्टफोलियो। दिस इन टर्न depends upon dash number A expected return on each stock, उसको ऐसे लिख रहे हैं ERI, जैसे P का मतलब पोर्टफोलियो था, I का मतलब है स्टॉक, B एसडी ऑफ ईच स्टॉक, हर स्टॉक का वॉलेटिलिटी, सिग्मा आई, नंबर सी पेयर वाइज कोरिलेशन, दैट इज आर, पेयर वाइज दोनों के बीच में कोरिलेशन। सपोज पोर्टफोलियो में तीन स्टॉक्स है, रिलायंस है, इन्फोसिस है और मारुति है, तो रिलायंस और इन्फोसिस के बीच में कोरिलेशन, रिलायंस और मारुति के बीच में कोरिलेशन, और इन्फोसिस और मारुति के बीच में कोरिलेशन। इफ यू से सर कोरिलेशन समझ में नहीं आया, मेरा जवाब मैंने भी समझाया नहीं है, एजेंडा सेट कर रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन। तो आप समझ गए अपने से कैलकुलेशन वाइज क्या क्या चीज का सम्स आएगा। सम्स होगा जहां पे डेटा के हेल्प से ये निकालने बोलेगा, ये निकालने बोलेगा, ये एक टाइप का सम हो गया, एक स्टॉक का रिटर्न और एसडी निकालो। सम्स होगा जहां पे डेटा के हेल्प से ये निकालने बोलेगा, सेकंड टाइप का सम, तो ये सपोज ये टाइप 1 सम हो गया, ये टाइप 2 सम हो गया, आप मार्क कर रहे हो तो कोई हर्ज नहीं है। एक बार ये सब निकाल लिए, फिर सम्स होगा जहां पे अपने को ये और ये निकालने बोलेगा। देखिए तीन तरह का सम्स, तो एक स्टॉक का डेटा देगा और स्टॉक का मीन एसडी निकालने बोलेगा, टाइप 1। दो स्टॉक का डेटा देगा और दोनों स्टॉक के बीच में कोरिलेशन निकालने बोलेगा, टाइप 2। उसके बाद जाके पोर्टफोलियो का
मीन रिटर्न और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने बोलेगा, और ऑफ कोर्स उसके बीच में भी कई सारे वेरिएशन ऑफ सम्स होंगे। तो पहला चीज जो अपने चालू करते हैं वो ये, हाउ टू कैलकुलेट ERI एंड सिग्मा आई। हाउ टू कैलकुलेट ERI एंड सिग्मा आई, एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न और वॉलेटिलिटी कैसे निकाले। तो वो डिपेंड करते हैं, डेटा क्या दिया हुआ है, डिपेंड्स ऑन द डेटा। डेटा दो तरह का है, एक है पास्ट डेटा, पास्ट डेटा को इंग्लिश में एक्स पोस्ट भी बोलते हैं, और एक है फ्यूचर डेटा, माने प्रोबेबिलिटी वाला डेटा, उसको एक्स एंटी भी बोलते हैं। सर क्या ये याद रखना पड़ेगा, एक्स पोस्ट एक्स एंटी? मेरे को तो खराब लग रहा है, मेरे को तो पास्ट और फ्यूचर अच्छा लग रहा है, याद नहीं रखना पड़ेगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज किया रहता है, तो स्टूडेंट अचानक से कंफ्यूज हो जाता है कि एक्स एंटी क्या बोला है। कुछ नहीं, वो बोल रहा है तो फ्यूचर डेटा है, उससे निकाला। तो फ्यूचर डेटा मतलब प्रोबेबिलिटी वाला डेटा, और पास्ट डेटा मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, लास्ट 4-5 साल का स्टॉक का रिटर्न देगा। ठीक है ना? ओके। तो पहला तो बच्चा वाला क्वेश्चन, टाइम पास, टीपी माने टाइम पास। 0-1, तो स्टॉक का प्राइस 500 था, एक साल बाद 540 हो गया। डिविडेंड जो है स्टॉक ने 20 दिया, तो व्हाट वाज द रिटर्न ऑन द स्टॉक फॉर द ईयर? होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या था? यस प्लीज। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई पढ़ाई नहीं चाहिए। अगर एक स्टॉक का दाम 500 से 540 हो गया और 20 रुपया डिविडेंड, तो स्टॉक का रिटर्न क्या था? इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं चाहिए। सीए फाउंडेशन के पहले भी हो सकता है ये क्वेश्चन। एक स्टॉक का दाम 500 से 540 हो गया, तो कैपिटल गेन 40, 20 रुपया डिविडेंड, तो 60, 60 बाई 500। रिटर्न माने ऑब्वियसली परसेंटेज बोल रहे हैं, 60 बाई 500 12%, 60 डिवाइडेड बाय 500 12%। HPR। सर क्या रिटर्न एसडी सब परसेंटेज में निकालते हैं कि रुपया में निकालते हैं? आंसर है परसेंटेज में निकालते हैं। ओके, सभी चीज परसेंटेज में निकालते हैं, बिकॉज परसेंटेज को कंपेयर कर सकते हैं। कोई दूसरा स्टॉक है, हो सकता है वो MRF का स्टॉक जो है 1 लाख से ऊपर का है, तो उस 1 लाख के स्टॉक में अगर अपने कमा लिए 70 रुपया, तो 1 लाख रुपया का लगा के कमाए ना 70 रुपया, तो ऑब्वियसली कंपेरेबल नहीं है, बट परसेंटेज में कंपेरेबल है। तो HPR का मतलब था होल्डिंग पीरियड रिटर्न। यहां पे ना मेरा होल्डिंग पीरियड 1 ईयर है। HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न एकदम भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। जिन लोगों को फॉर्मूला से मजा आता है, कुछ लोग हैं जिन लोगों को और नोटेशन से मजा आता है, DT प्लस PT माइनस PT माइनस 1 डिवाइड बाय PT माइनस 1 इंटू 100। T माने दिस ईयर, तो इस साल का डिविडेंड प्लस एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस डिवाइड बाय बिगिनिंग प्राइस इनटू 100। सर मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं क्या डायरेक्टली 60 बाई 500 इंटू 100 कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और कौन सा ये क्वेश्चन आने वाला है, इतना बच्चा वाला क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, किसी बड़े क्वेश्चन में काम आएगा तो आप डायरेक्टली 60 बाई 500 कर सकते हैं। अलग से इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किसी बड़े सम में काम आएगा, मैं दिखाऊंगा, तो उसमें 60 बाई 500 कर सकते हैं। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ओके, अब अगर अपने को ये डेटा दिया हुआ है, ईयर्स डिविडेंड पर शेयर, प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर्स डिविडेंड पर शेयर और प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये टेबल दिया हुआ है। Years dividend per share and price at the end of the year. I hope you are copying. तो years दिया अपने को
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है। और मैं कन्वीनियंस के लिए कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ, फिस्कल ईयर नहीं लिया। 2019, ओके, मतलब 1 जन से लेके दिसंबर 2019। तो 2019 में जो डिविडेंड है स्टॉक का वो था 20 रुपया और शेयर का दाम साल के एंड में था 600 रुपया। 2020 में डिविडेंड था 30 रुपया और शेयर का दाम साल के एंड में था 660। 2021 में डिविडेंड था 40 रुपया और शेयर का दाम साल के एंड में 500, ओके, गिर गया था कोविड की वजह से। 2022 में डिविडेंड 50, शेयर का दाम 600। 2023 में डिविडेंड 60, शेयर का दाम 800। तो ये अपने को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डेटा आपने कॉपी कर लिया होगा। कैलकुलेट HPR फॉर ईच ईयर, कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर ईच ईयर। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आप एक साल का होल्डिंग पीरियड रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे, एक तो पर्टिकुलर साल का। किसका? 2019 का कि 2023 का? किस साल का होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना पॉसिबल नहीं है? 2019 का या 2023 का? फटाफट जवाब दीजिए। श्वेता का जवाब सही है, हिमा, पियासी, भूमिल, सबका जवाब सही है, वेरी गुड। 2019 का रिटर्न नहीं निकाल सकते क्योंकि अपने को तो 2019 के एंड का प्राइस पता है, उसके बिगिनिंग का तो प्राइस पता ही नहीं है, तो अपने 2019 का रिटर्न निकाल नहीं पाएंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम 2019 का रिटर्न निकालेंगे तो हमको 20 डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस चाहिए, तो 600 माइनस 2018 के एंड का प्राइस थोड़ी दिया हुआ है, तो अपने 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का निकाल पाएंगे। तो लिख द सॉल्यूशन। 2019 HPR कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। बाकी साल का निकाल रहे ईयर्स और रिटर्न्स। 2020, 21, 22 और 23। तो आप लोग 2 डेसिमल प्लेस में परसेंटेज रिटर्न बताइए, 2 डेसिमल प्लेस में। तो 2020 में डिविडेंड 30 रुपये है और शेयर का दाम 60 रुपया बढ़ा है, दिख गया? 2020 में डिविडेंड 30 रुपया और शेयर का दाम 60 रुपया बढ़ा है, तो 90 का फायदा हुआ। 90 डिवाइड बाई 600, मेरे ख्याल से 15%। 2020 में डिविडेंड 30 रुपया और शेयर का दाम 60 रुपया बढ़ा है, तो 60 प्लस 30 90, 90 डिवाइड बाई 600, 15%। नेक्स्ट, 2021 में 40 रुपया डिविडेंड है और शेयर का दाम 160 रुपया गिरा है, तो 120 रुपया का लॉस। 40 रुपया डिविडेंड है और शेयर का दाम 160 रुपया गिरा है, तो 120 रुपया का लॉस। तो माइनस 120 डिवाइड बाई 660, माइनस 120 डिवाइड बाई 660, माइनस 120 डिवाइड बाई 660, माइनस 18.18% आ रहा है सबका, माइनस 18.18%। जो ही आपको क्लियर है क्या? आपने कुछ और जवाब दिया है? शेयर मार्केट में नुकसान भी तो हो सकता है, वरना शेयर मार्केट रिस्की कहलाता ही क्यों? तो 2021 में डिविडेंड 40 मिला बट शेयर का दाम 160 रुपया गिर गया, तो 160 का कैपिटल लॉस और 40 का फायदा, तो 120 का लॉस हुआ। तो माइनस 120 डिवाइड बाई 660 इंटू 100, माइनस 18.18%, माइनस 18.18%। नेक्स्ट, 2022 में डिविडेंड 50 और शेयर का दाम 100 रुपया बढ़ गया, तो 150 का फायदा। डिविडेंड 50 और शेयर का दाम 100 रुपया बढ़ गया, 150 का फायदा। 150 बाई 500, 30%। 150 बाई 500, 30%।
30%। 2023 में डिविडेंड 60 और शेयर का दाम 200 बढ़ गया, तो 260 का फायदा 260 बाई 600, 260 डिवाइड बाई 600, 43.33%, 43.33%। ठीक है, तो इस तरह से रिटर्न्स निकालते हैं अगर अपने को रॉ डेटा दिया है तो। रॉ डेटा का मतलब प्राइस और डिविडेंड का डेटा दिया है तो। बैक टू माय क्वेश्चन, जो एजेंडा था उस पे जा रहा हूं। एजेंडा ये था कि सर अपने को हर एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न और एसडी निकालना पड़ेगा। देख लो, एजेंडा ये था कि अपने को हर एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न माने मीन और एसडी निकालना पड़ेगा। यानी जो सीए फाउंडेशन के लेवल पे 11-12 में मीन एसडी का क्वेश्चन आता था, वो मीन एसडी का ही क्वेश्चन आएगा, बट एप्लीकेटिव क्वेश्चन है बिकॉज ये पोर्टफोलियो बनाने में काम आएगा। तो मीन एसडी निकालने के लिए इन लोग को अपने को रिटर्न्स देना पड़ेगा ना, या तो पास्ट या फ्यूचर। तो मैं आपको ये डेटा दिखाना चाह रहा था। कौन सा? मैं आपको ये डेटा दिखाना चाह रहा था कि 4 साल का रिटर्न दिया हुआ है। एक बार देखो प्लीज ठीक से, ये 4 साल का रिटर्न दिया हुआ है। इसको देख के क्या लगा कि स्टॉक का रिटर्न फिक्स्ड है या वॉलेटाइल है? स्टॉक का रिटर्न सर्टेन है या स्टॉक का रिटर्न वॉलेटाइल है? फटाफट, स्टॉक का रिटर्न सर्टेन है, फिक्स्ड है या वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल है। तो एवरेज में रिटर्न क्या है? कैलसी पे निकालो। एवरेज निकालना तो बचपन से आता है, जब से अपने जन्मे थे तब से। आपको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करना है, आपको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करना है। गोज विदाउट सेइंग, जो माइनस है वो जाहिर है लेस होगा, जो माइनस है जाहिर है वो लेस होगा। एवरेज रिटर्न निकालना प्लीज। तो एवरेज रिटर्न सभी ने जवाब दे दिया है, 17.53% आ रहा है। एवरेज रिटर्न 17.53% आ रहा है। कोई कोई लोग 17.54 बोल रहे हैं। तो 53 के बाद क्या डेसिमल है? अगर 5 से ऊपर है तो 54 होगा, अगर 5 से नीचे है तो 53 होगा। शायद 5375 है क्या? तो फिर 54 होगा। राउंडिंग ऑफ तो बचपन से सब जन सीख रखे हैं। तो 17.54% है एवरेज रिटर्न। 17.54% एवरेज रिटर्न है, 17.54%। ये जो 17.54% है, ये हो गया अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न। एग्जाम के लिए इतना बताना सफिशिएंट होगा, बट अगर आप जरा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका ये मतलब हो गया कि कोई भी स्टॉक रियल लाइफ में पकड़ ले। फुल स्क्रीन प्लीज। कोई भी स्टॉक रियल लाइफ में अपने पकड़ लें और मैं पूछूंगा उस स्टॉक का नेक्स्ट ईयर रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड है, तो तुम लास्ट 4-5 साल का एवरेज निकाल दोगे। क्या इस तरह से रियल लाइफ में होता है? टेल मी प्लीज। कोई भी स्टॉक है, उसका रिटर्न मैं पूछूंगा नेक्स्ट ईयर का क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और तुम लास्ट 4-5 साल का एवरेज कर दोगे। क्या इस तरह से रियल लाइफ में होता है? एकदम भी नहीं। कोई भी ऐसा फंड मैनेजर नहीं है जो ऐसा करता है। तो एक बात तो ध्यान रख ले, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रियल लाइफ, एएफएम में इतना खराब चीज और इतना गलत चीज पढ़ाया जा रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। पर खैर, उसमें अपने डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो रियलिटी का तो डिस्कशन करना ही मत, ठीक है? बिकॉज दिस इज हाइट्स ऑफ whatever can be done. Anyways, coming back to it, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। So, इसका एवरेज आपने 17.54% निकाला। एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेगा उसका। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न 17.54%। अगर मल्टीपल चॉइस में आया तो जाहिर है आप मुंह जुबानी निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पे, और रिटर्न आया तो जाहिर है आपको इसका टोटल करना पड़ेगा और नीचे दिखाना पड़ेगा कि टोटल डिवाइड बाय 4। ठीक है, वो अपने दिखा देंगे, डोंट वरी। 17.54%। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रिस्क। फुल स्क्रीन। रियल लाइफ में सच में बताना कि अगर तुम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो रिस्क का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में तुम्हारे मन में? ऑप्शन 1, रिस्क का मतलब होता है कितना मूवमेंट होगा। ऑप्शन 2, रिस्क का मतलब है कितना रुपया खो सकते हैं। रियल लाइफ में रिस्क का मतलब क्या होता है तुम्हारे मन में? कितना वॉलेटिलिटी होगा या फिर कितना नुकसान हो सकता है। ऑप्शन 2। तो रिस्क का मतलब हमेशा यही होता है सबके मन में, कितना खो सकते हैं। ऑप्शन 2। बट स्ट्रेंजली स्पीकिंग, अपने करिकुलम में रिस्क का मतलब है वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो वंस अगेन किसी को आए कि सर ये तो गलत है, उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रिस्क का मतलब वॉलेटिलिटी है। तो इसका मतलब वंस अगेन बैक टू द स्क्रीन, जो फर्स्ट ईयर का रिटर्न है 15, वो तो 17.54 से कितना डिविएशन है? -2.54। आप लोग मत लिखना, एक बार आप लोग मत लिखना।
इनफैक्ट लिख सकते हो चाहो तो -2.54 लिख लो। सेकंड वाला डिविएशन बताओगे? हमने तो 17.54 सोचा था पर -18.18 निकला, तो डिविएशन क्या लिखे? जैसे फर्स्ट वाला हमने -2.54 लिखा कि सर 17.54 से 15 तो 2.54 लेस है ना, तो -2.54। दूसरा वाला डिविएशन बताओगे? 17.54 पॉजिटिव सोचा था और -18.18 निकला, तो कितना का डिविएशन है? कितने का डिविएशन है? -35.72%। -35.72%। किसको क्लियर नहीं है? -35.72%। आपने -18.18 एंड -17 क्या था 54, -18.18 -17.54 की है। जो रिटर्न है उसमें से आप लेस की है 17.54, तो माइनस और माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। तो आई थिंक कोई ऐसा नहीं होगा जिसको क्लियर नहीं है ये। अगर -2 में से -5 लेस करना है तो -2 -5 तो -7 ही होगा। अगर -2 में से 5 लेस करना है तो -2 -5 तो -7 ही होगा। इज इट फाइन? किसी को रोकना है तो रोक सकता है मेरे को। आई एम सेइंग दैट अगर 5%, सुंदर फिगर ले रहा हूं, एवरेज रिटर्न है और एक साल का रिटर्न -2 है, तो -2 5 से कितना कम है? -7 कम है ना। ओके, -2 -5 इक्वल टू -7। आई होप दैट इज ओके। सो यहां पे -18.18 -17.54 इज इक्वल टू -35.72। नेक्स्ट वाला रिटर्न 30% है, तो 30 -17.54 12.46। आप लोग का ही जवाब लिख रहा हूं मैं। लास्ट वाला बता दो, लास्ट वाला बता दो 17.54 से कितना डिविएशन है? 17.54 से कितना डिविएशन है? 25.79। 25.79। वर्जन मिस्टेक कर रहे, अमन बोल रहा है 13.33। तो अमन अपने डिविएशन एवरेज से निकाल रहे 17.54 से। इनकेस तुमसे मिस हो रहा है अमन, यहां दिखा दूं ये टोटल क्या आया था आप लोग का, बताइए एक बार। ये टोटल क्या आ रहा है आप लोग का बताइए? रिटर्न्स का टोटल जो एवरेज निकाला था ना आपने ऐड करके डिवाइड बाय 4, तो ये टोटल क्या आ रहा था? ये टोटल क्या आ रहा था? 70.15 ये टोटल था। तो अकॉर्डिंगली आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला 70.15 बाय 4, जो कि 17.54% आया था। कई जन इसको सिंप्लिसिटी के लिए एक्स बार लिखते हैं, एग्जाम में अलाउड है एक्स बार। तो रिटर्न्स को सपोज एक्स मान लिए, रिटर्न्स को आपने एक्स मान लिया सिंपल के लिए, तो ये जो आया ये एक्स बार हो गया। सपोज आपको ERI अच्छा नहीं लगता है, एक्स बार 17.54, तो अगर आपने इसको एक्स माना है तो जो डिविएशन है ये क्या हो गया? एक्स माइनस एक्स बार डिविएशन, क्योंकि रिस्क का मतलब है वॉलेटिलिटी। तो हम लोग वॉलेटिलिटी तो निकाल रहे हैं ना कि क्या डिविएशन है। 15 माइनस 17.54 माइनस 2.54 माइनस 18.18 माइनस 17.54 माइनस 35.72, 30 माइनस 17.54 इक्वल टू 12.46, 43.33 माइनस 17.54 इक्वल टू 25.79। ये डिविएशन है, ये डिविएशन है, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन है, तो फ्लक्चुएशन ही तो रिस्क है। तो मन तो कर रहा रिस्क निकालने के लिए इसका एवरेज निकाल दे, मन तो कर रहा रिस्क निकालने के लिए इसका एवरेज निकाल दे कि एवरेज डिविएशन क्या है। बट प्रॉब्लम ये है, इसको टोटल करने जाओगे तो जीरो आ रहा होगा, चेक कर लो। इसको टोटल करने जाओगे तो जीरो आ रहा होगा। अगर 0.001 आ रहा है तो वो सब मत बोलना, ऑब्वियसली मेरा बोलने का मतलब अप्रॉक्स में, क्योंकि गंदा फिगर है ना। तो रिस्क के लिए मन कर रहा है कि इसका एवरेज निकाल दूं, बिकॉज रिस्क का मतलब डिविएशन, वॉलेटिलिटी, तो इसका एवरेज निकाल दूं। पर एवरेज निकालने के लिए इसका टोटल करेंगे तो जीरो आ रहा होगा। अब 0.01 आ रहा है या माइनस 0.01 आ रहा है, उसका फाइट मत करना, दैट्स बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। प्लीज कंफर्म कीजिए, आपने देख लिया इसका टोटल जीरो आ रहा है, लड़ना मत अगर 0.01 या माइनस 0.01 आ रहा है तो इस कारण से अपने इसका एवरेज निकालते नहीं है, बिकॉज ये हमेशा ही होगा कि डिविएशन का एवरेज जीरो आएगा। तो इस कारण से हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं, और ये आपका सबका बचपन में किया हुआ है सीए फाउंडेशन वगैरह में।
इसको स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने से माइनस प्लस बन जाता है। स्क्वायर करके बताना 2 डेसिमल प्लेस में, स्क्वायर करके बताना 2 डेसिमल प्लेस में। इंग्लिश में लिखा रहा हूं स्क्वायर डिविएशन, दिस इज स्क्वायर्ड डिविएशन, स्क्वायर डिविएशन। यस प्लीज, 2.54 का स्क्वायर, 2.54 का स्क्वायर 6.45, 35.72 का स्क्वायर, 35.72 का स्क्वायर, 1275.92। फर्स्ट वाला सही था क्या? 1275.92। 12.46 का स्क्वायर, 12.46 का स्क्वायर, 155.25, 25.79 का स्क्वायर, 25.79 का स्क्वायर 665.12, 665.12 टोटल, बिकॉज एवरेज निकालना है, स्क्वायर करके एवरेज निकाले, वहीं एवरेज निकालने का मन था, वहां तो काम बैठा नहीं, तब स्क्वायर करके एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल शायद 2102.74 आ रहा है क्या? टोटल शायद 2102.74 आ रहा है कि 2120.74? क्या है? 2102.74। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो उसको वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिविएशन। तो 2102.74 डिवाइड बाय 4, 2102.74 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 525.69 परसेंटेज स्क्वायर। बिकॉज अपने स्क्वायर कर दिए थे ना, तो परसेंट है वो परसेंट स्क्वायर हो गया था। तो अगर किसी को बोलेंगे ना स्टॉक का रिस्क 525 परसेंटेज स्क्वायर है, वो अपने मुंह की तरफ देखेगा क्या बक रहा है। तो वेरिएंस में कुछ गलत नहीं है, कंसेप्चुअली करेक्ट है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशन, बट इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, समझ में नहीं आते, इसलिए इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 525.69, स्क्वायर रूट ऑफ 525.69 इक्वल टू 22.93%। 22.93%। इसका मतलब सर इस स्टॉक में एवरेज में रिटर्न 17.54 है, प्लस फ्लक्चुएशन 22.93 का है। इस स्टॉक का जो एवरेज रिटर्न है 17.54 है, पर इसका जो एवरेज में फ्लक्चुएशन है वो 22.93% का फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे भाग रहा है। तो 22.93% इज द एवरेज फ्लक्चुएशन कॉल्ड रिस्क, एसडी। एग्जाम में अगर रिस्क निकालने बोलेगा एक स्टॉक का, तो आप आंसर वेरिएंस में भी दे सकते हो, तब भी फुल मार्क्स है। किसी ने वेरिएंस आंसर दिया तो भी फुल मार्क्स है, एसडी आंसर दिया तो भी फुल मार्क्स है। मैथमेटिकली वेरिएंस बाप है, एसडी बेटा है, तो बेटा बाप से आया है, बाप बेटा से नहीं आया है। तो वेरिएंस मैथमेटिकली करेक्ट है, पर सिंस समझ में नहीं आता है इसलिए उसको कन्वीनियंटली एसडी निकाला गया है, बट अदरवाइज वेरिएंस इज द प्रोमिनेंट फैक्टर। एनीवेज, तो आप रिस्क में वेरिएंस भी आंसर दे सकते हो, एसडी भी दे सकते हो। अगर मल्टीपल चॉइस में आएगा तो ऑप्शंस देखना पड़ेगा, एंड डोंट टेल मी था दोनों आ गया तो ऑप्शंस में नहीं आ सकता है। मल्टीपल चॉइस में आएगा तो देखना पड़ेगा, बोला व्हाट इज द रिस्क ऑफ द स्टॉक, तो वो वेरिएंस में आंसर दिया है कि एसडी में वी हैव टू चेक द ऑप्शंस, ठीक है। बट अदरवाइज रिटर्न में अगर आया तो आप रिस्क पूछेगा तो वेरिएंस भी आंसर अलाउड है और एसडी भी आंसर अलाउड है, दोनों में से कुछ भी अलाउड है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने निकालते हैं मीन एंड एसडी। ये बिल्डिंग ब्लॉक में भी कराया गया था, बिल्डिंग ब्लॉक, और ये आपको पहले बचपन में भी किया हुआ होगा सबका, ठीक है, इवन सीए फाउंडेशन में भी। मीन एंड एसडी, यू विल हैव टू एडमिट दैट इज सम में गंदे फिगर्स थे कि नहीं थे, यू विल हैव टू एडमिट दैट इज सम में गंदे फिगर्स थे या नहीं थे। प्लीज एडमिट इस सम में गंदे फिगर्स थे या नहीं थे। गंदे फिगर्स थे, -18.18, 43.33, ओके। कोई बोल रहा है इतने नहीं थे, तो गंदगी ही पसंद होगा, ठीक है ना।
मेरे ख्याल से गंदगी ही पसंद होगा, वही प्रॉब्लम है ना। इतना सह लेते हैं आर्टिकलशिप में, इतना एक्सप्लॉइट हो जाते हैं कि भर भर के गंदगी चाहिए होता है, ठीक है। तो दैट इज द विडंबना अपने लाइफ का। अदरवाइज ये गंदा ही तो है। -18.18 तक माइनस वाला ही फिगर, प्लस डेसिमल में 43.33। एनीवेज छोड़िए, मेरा ये बोलने का मतलब था, मैंने सुंदर फिगर्स की हेल्प से नहीं बताया, मैंने गंदा फिगर्स लेके ही बताया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से मीन एसडी निकालते हैं, ये आपको पहले भी आता था, ठीक है, ये मीन एसडी निकालना। तो दिस इज हाउ मीन एसडी इज कैलकुलेटेड। नाउ एक चीज है, अगर मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, ट्राई कर रहे एक बार, मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, तो एक बार ये जो डिविएशन है ना येलो में, इसमें माइनस को भूल के इसका एवरेज निकालना। बुद्धिमान आदमी समझ गया होगा क्या बोला हूं। ये जो डिविएशन येलो वाला कॉलम है, इसमें माइनस को भूल जाओ और फिर एवरेज निकालो। माने 2.54 को पॉजिटिव मान लो, 35.72 को पॉजिटिव, 12.46 को पॉजिटिव, 25.79 को पॉजिटिव, और चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4। सारे डिविएशंस को पॉजिटिव लेने बोला हूं। ये मत बोलना क्यों लेंगे पॉजिटिव, मैं बोला लेना एक बार। तुम कितना आया? 19.12 आया, 19.12 आया है मेरे ख्याल से। सबका आया है, केवल एक जन कुछ 38 ये सब बोल रहा है। 19.12% आया है और एक जन 26 बोल रहा है। कुछ है ही नहीं इसमें। क्या बोला मैंने? 2.54 प्लस 35.72 प्लस 12.46 प्लस 25.79 डिवाइड बाय 4। माइनस को इग्नोर करने बोला कि केवल देखा डिविएशन कितना है 15 और 17.46 में। डिविएशन माइनस है या प्लस है वो नहीं बोला, केवल डिविएशन कितना है। तो डिविएशन का एवरेज निकालने से 19.12% करीब आया है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में है नहीं ये जो 19.12 है, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। ये सीए फाउंडेशन में हुआ करता था, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। कई जन इसको मैड बोलते हैं, मैड बिकॉज पागल है क्या, माइनस पे छोड़ दिया ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आपको मानना पड़ेगा कि ये निकालना एकदम आसान है, ये निकालना एकदम आसान है मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। तो आप एग्जाम में अगर टाइम बचाना चाह रहे हो और आपको ऑप्शंस दूर दूर दिखे मल्टीपल चॉइस में ऑप्शंस, तो उस केस में आप मीन एब्सोल्यूट डिविएशन निकाल सकते हो और स्टैंडर्ड डिविएशन उससे ज्यादा होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन एब्सोल्यूट डिविएशन से ज्यादा होगा, यानी कि 19.13 से ज्यादा होगा। अगर दो ऑप्शन ज्यादा हुआ तो बैड लक है, बट अदरवाइज अगर एक ही ऑप्शन ज्यादा हुआ तो आपका टाइम बच जाएगा। तो अपना आंसर क्या आया था स्टैंडर्ड डिविएशन का? अपना आंसर क्या आया था स्टैंडर्ड डिविएशन का? 22.93। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन एब्सोल्यूट डिविएशन से ज्यादा होता है। नहीं सर हम तो पूरा निकाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पूरा निकाल लेना स्क्वायर करके। बात होता है मल्टीपल चॉइस का पढ़ा रहे हैं, तो इन दैट केस कुछ तो एक्स्ट्रा बताएंगे, ठीक है। तो इन दैट केस मीन एब्सोल्यूट डिविएशन मतलब जो डिविएशन है उसको माइनस को भूल के एब्सोल्यूट डिविएशन जिसको बोलते थे मॉड्यूलस, उसका एवरेज निकालना है और उससे स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा ज्यादा आएगा। तो ये हिंट लिख रहे हैं, हिंट मैड मीन एब्सोल्यूट डिविएशन इज समेशन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n। मॉड्यूलस अगर सुना होगा बचपन में तो, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज, इसका मतलब 2.54 35.72। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं करना है तो मत कीजिएगा। 2.54 प्लस 35.72 प्लस 12.46 प्लस 25.79 डिवाइड बाय 4। तो आप लोग का 19.12% आया था। स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रेटर देन मैड। हेल्प इन गेस वर्क। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं लिखना है तो मत लिखिए, और लिखना है तो फॉलो करना जरूरी नहीं है। बिकॉज सपोज किसी का मन करेगा नहीं नहीं हम स्क्वायर करके निकालेंगे, तो निकाल ले। तरह तरह के लोग होते हैं। आई शुड प्रोवाइड द हिंट। स्टूडेंट पूछ रहा है सर मीन ये एब्सोल्यूट लेते ही क्यों है? जब ये डिविएशन जो निकाले येलो वाला, ये माइनस प्लस आया था तो टोटल जीरो आ रहा था। यहीं से तो दिक्कत चालू हुआ था कि टोटल जीरो आ रहा था। तो अगर तुम होते कॉमन सेंसिकली तो टोटल जीरो आ रहा है तो क्या सोचते? या तो ये किया डिविएशन का एवरेज ले लेते हैं, माइनस क्यों ले रहे हैं, काम हो जाएगा, और या फिर स्क्वायर कर देते हैं। तो दो सोल्यूशन है ना, या तो डिविएशन का एवरेज ले लें माइनस को ड्रॉप करके तो भी वो जो जीरो आ रहा था उसका सोल्यूशन दूर, या स्क्वायर कर दे। तो दो डिफरेंट सोल्यूशन है, ठीक है ना। अब ये नहीं बोलना कि क्यों स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा आएगा। वंस अगेन वो एक्चुअरियल साइंस का सॉल्यूशन हो गया, वो मैं नहीं बात करूंगा। और आपको लगा कि फालतू में मैथ बताया तो भूल जाओ, तुमको पागल नहीं होना है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली स्क्वायर करके कर लेना।
इज इट फाइन? जिसको वापस से कोई पोर्शन सुनना हो ना वो मार्क कर लो। क्लास चालू हुए करीबन 55 मिनट हुआ है, 55, तो 55 मिनट के आसपास जाके फिर से सुन लेना ये वाला पोर्शन। ओके, बिकॉज एक तो ऑप्शनल है, काम का नहीं है, और इसके बारे में वापस से बोलते जाऊं तो उतना टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। मेरे पास ऑप्शन था क्या, छोड़ने का, नहीं बताने का, पर मैंने बता दिया। ठीक है, एनीवेज, तो दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। ऑप्शनल जो क्लास चढ़ाई जाएगी उसमें मैं ये हटाने वाला हूं, बिकॉज अभी मैं देख रहा हूं उदित नारायण क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहा है इसके बारे में, इसलिए जो क्लास चढ़ाई जाएगी उससे ये हटा दूंगा। ओके तो ये अपने को मीन एंड एसडी निकालना आ गया पास्ट डेटा से। ओके, पास्ट डेटा से इस तरह से मीन एसडी निकालते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पे आ रहे हैं। वेट कीजिए, ये मत बोलिएगा दिख रहा नहीं है, मैं दिखाऊंगा 2 मिनट बाद। करो बड़ा, अब दिखा रहा हूं। सो ये क्वेश्चन है, ड्राइव पे अपलोड होता है। You are an analyst studying 2 stocks P and Q based on the past 5 years of returns. मैं स्टाफ को बोल दूंगा कि जब अपलोड करेगा तो ब्रैकेट में लिख दे कि बुक में कौन सा पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर है, या फिर अगर बुक से अलग है तो बुक के कौन से क्वेश्चन से सिमिलर है। अब से स्टाफ लिख देगा, यहां लिखा नहीं है, आई जस्ट रिमेंबर्ड। मैं स्टाफ को बोल दूंगा जब अपलोड करेगा ड्राइव में तो लिखा रहेगा कि बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है, अगर एग्जैक्ट है तो, या सिमिलर क्वेश्चन, किससे सिमिलर क्वेश्चन बुक में मौजूद है। ठीक है ना? ओके, यू आर एन एनालिस्ट स्टडीइंग 2 stocks P and Q based on the past 5 years of returns. Based on the table, answer the following. What is the average return of P? What is the average return of Q? What is the standard deviation for Q? P का नहीं पूछा है क्या? देख रहा हूं एक बार, 3 क्वेश्चन है, आगे देख रहा हूं, एक बार देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 1 मिनट। चौथा क्वेश्चन है, विच स्टॉक वुड यू रेकमेंड टू अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर एंड वाई? तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर को तो वो वाला स्टॉक रेकमेंड करेंगे जिसका वॉलेटिलिटी कम है। विच स्टॉक वुड यू रेकमेंड टू अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर एंड वाई? तो वो स्टॉक रेकमेंड करेंगे जिसका वॉलेटिलिटी क्या है, कम। ठीक है ना? तो दोनों का ही वॉलेटिलिटी निकालना पड़ेगा। ऑल्दो वॉलेटिलिटी पी का पूछा नहीं तो पहले पी का निकाल लें। तो पी का मीन क्या आ रहा है? पी का मीन सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 11.8% आ रहा है, कुछ कुछ बोल रहे 11 आ रहे हैं। पी का मीन क्या आ रहा है? 11 की 11.8। नारायण, तुलसी आर सेइंग 11, ऋषभ इज सेइंग 11.8। 11% आ रहा है, 11% आ रहा है। और ये सुंदर फिगर्स है, इसको बोलते हैं सुंदर फिगर्स। अगर डिविएशन कैलकुलेट करें, डिविएशन, तो डिविएशन आ रहा है 3, 1, -2, 1, -3, ये डिविएशन है। इसका तो स्क्वायर भी इजी है, तो क्यों शॉर्टकट में जाए? 9, 1, 4, 1, 9, 9, 1, 4, 1, 9। इसका टोटल जो है दैट इज 24, और 24/5, 24/5 is what? 24/5 is what? 4.8% SD है पी का, ऑल्दो पी का पूछा नहीं है। तो पी का मीन 11%, SD 4.8%। एक बार चेक करें मीन एब्सोल्यूट डिविएशन मैड से क्या आता। तो मैड से जो है 3, 1, 2, 1, 3 का एवरेज क्या है माइनस को छोड़ के? 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 3, 10, 10/5। 10/5 तो बहुत ही कम आता है, 2। एनीवेज, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है उससे, पर इतना सुंदर फिगर में जाना ही नहीं चाहिए। इतने सुंदर फिगर में ना मैड में जाना नहीं चाहिए। गंदे फिगर में मन करता है कौन सहेगा। ठीक है ना?
सुंदर फिगर्स में तो कर ही दो। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8% आ रहा है। अब क्यू का एवरेज स्टूडेंट्स बोल रहे 11.8%, चेक कर लीजिए क्यू का एवरेज 11.8% है क्या, प्लीज चेक। क्यू का एवरेज 11.8% है क्या, प्लीज चेक। $25 + 3 + 32 + 11 - 12 द होल डिवाइड बाय 5, 11.8% है सबका। आगे 11.8 डिविएशन -12 - 11.8 is -23.8. 25 - 11.8 13.2. 3 - 11.8 -8.8. 32 - 11.8 20.2. मैंने वर्बली किया हूं, गलती हो सकता है मेरे से। 11 - 11.8 -0.8। इसका गैस वर्क मारे एक बार। तो इसका एवरेज क्या आ रहा है विदाउट माइनस, इसका एवरेज क्या आ रहा है, बिकॉज गंदा फिगर है ना। इसका एवरेज क्या आ रहा है 23.8 + 13.2 + 8.8 + 20.2 + 0.8 डिवाइड बाय 5। व्हाट इज द मैड? 23.8 + 13.2 + 8.8 + 20.2 + 0.8। आपको माइनस नहीं लेना था, डिवाइड बाय 5। सब्जन बोल रहे हैं इसका एवरेज 13.36 आ रहा है। इसका एवरेज 13.36 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन उससे काफी ज्यादा होगा। क्यू का स्टैंडर्ड डिविएशन 13 पॉइंट क्या बोला, 36 से ज्यादा। दो ऑप्शन है 15.38, 18.21, तो रिस्क हो जाएगा। 13.36 से ज्यादा दो ऑप्शन है, 15.38 और 18.21, तो किस करना पॉसिबल नहीं है। बी और सी में से आंसर होगा। हाँ समय नहीं है, घंटी बजने वाला है तो अलग बात है, ठीक है। खैर मैं तो सॉल्व करता एग्जाम में, कौन रिस्क लेगा, मुफ्त का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल रहा है। 2 नंबर के लिए तो आदमी उलट पुलट हो जाता है। 23.8 का स्क्वायर प्लीज, 23.8 का स्क्वायर प्लीज, 23.8 का स्क्वायर प्लीज, 23.8 का स्क्वायर प्लीज, 566.44। 13.2 का स्क्वायर प्लीज, 13.2 का स्क्वायर प्लीज, 174.24। 8.8 का स्क्वायर 77.44। 20.2 का स्क्वायर 408.04। 0.8 का स्क्वायर 0.64। टोटल 1226.8। टोटल इज 1226.8। Therefore उसका वेरिएंस डिवाइड बाय 5 कर दो, बताओ क्या। 1226.8 डिवाइड बाय 5, 245.36। तो उसका एसडी स्क्वायर रूट, उसका एसडी स्क्वायर रूट 15.66%। 15.66%। 15.66%। क्लोजेस्ट ऑप्शन 15.38 है। ओके, क्लोजेस्ट ऑप्शन 15.38 है। एग्जाम में भी थोड़ा दाया बाया दे सकता है बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। डोंट आस्क मी सर 15.66 भी होता और 15.38 होता तो कौन सा करते, ऑब्वियसली 15.66 करते। तो 15.66% इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या था, एवरेज रिटर्न फ्रॉम क्यू क्या आया था 11.8। एवरेज रिटर्न फ्रॉम पी क्या आया था 11। तो एक स्टॉक का जो एसडी है वो 15.38% है और दूसरे स्टॉक का जो एसडी है वो क्या आया था 4.8। तो कौन सा स्टॉक कम रिस्की है, स्टॉक पी। स्टॉक पी में रिस्क कम है ना, वॉलेट एसडी केवल 4.8 है, इसमें तो 15.38 है। तो हम लोग स्टॉक पी रेकमेंड करेंगे। अगर कोई आदमी फट्टू है तो रिस्क एवर्स माने जोर का फट्टू। Which stock would you recommend to a risk-averse investor and why? Stock P because it has higher return, wrong. Stock Q because it has lower return, wrong. Stock P because it has lower volatility and close to similar average than stock Q. So C is the perfect answer.
कि दोनों का रिटर्न मोटा मोटी सेम है 11 11.8, पर स्टॉक पी का एसडी कम है, तो अपने स्टॉक पी रेकमेंड करेंगे। इस ऑप्शन को देख के एक डाउट हुआ होगा क्या कि सर लिखा हुआ है स्टॉक पी रेकमेंड करेंगे बिकॉज इट हैज लोअर वॉलेटिलिटी एंड क्लोज टू सिमिलर एवरेज रिटर्न। तो डाउट क्या होगा, अगर क्लोज टू सिमिलर एवरेज रिटर्न नहीं होता, कि समझ लीजिए पी का रिटर्न 7.8 होता और उसका तो 11.8 था, तो फिर तो क्लोज टू सिमिलर रिटर्न नहीं हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड द डाउट कि सर अगर क्लोज टू सिमिलर रिटर्न नहीं होता, क्लोज टू सिमिलर रिटर्न, तब क्या करते? डिड यू अंडरस्टैंड? डाउट समझ में आया क्या? यहां पे तो पी और क्यू दोनों का रिटर्न मोटा मोटी सेम है, तो हम लोग को उसी पे जाना चाहिए जिसका रिस्क बहुत कम है। तो पी का रिस्क बहुत कम है जबकि रिटर्न तो एकदम पास पास है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा? प्लीज यस या नो बोल दो, सो दैट आई एम नोइंग दैट यू आर कम्युनिकेटिव। इस पे जो आंसर लिखा हुआ है बहुत सुंदर से लिखा हुआ है कि पी को चुनेंगे बिकॉज पी का रिस्क काफी कम है जबकि रिटर्न मोटा मोटी क्यू से बराबर है। तो प्रॉब्लम आता है कि सर बराबर नहीं हुआ तो काफी कम होता है, तो और काफी कैसे चुनेंगे, मोटा मोटी बराबर कैसे चुनेंगे? ये कोई तरीका हुआ? तो ये तो मैथ्स चल रहा है, ठीक है। तो इससे घोर शक हो गया हम लोग को कि सिमिलर, सिमिलर मतलब क्या होता है, कोई तरीका थोड़ी हुआ सिमिलर का। तो बिकॉज ऑफ विच नोट्स में वापस से आते हैं, नोट्स में वापस से आ रहे हैं, सॉरी नोट्स में फिर से आते हैं, कोई बात नहीं, वाइट स्लाइड यूज कर ले। तो नोट्स में वी आर राइटिंग, सो पास्ट डेटा के हेल्प से मीन एंड एसडी निकालना सिंपल है। पास्ट डेटा के हेल्प से डेटा मीन एंड एसडी निकालना सिंपल है। 4 कॉलम ईयर्स, रिटर्न, डिविएशन, डिविएशन का स्क्वायर, इसका टोटल, इसका टोटल। तो अगर डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आ गया तो कॉलम बना के दिखा देना। डिस्क्रिप्टिव में अगर क्वेश्चन आ गया तो कॉलम बना के दिखा देना। सुंदर नॉन सुंदर से कोई मार्क्स नहीं कटेगा। पर मल्टीपल चॉइस में आया तो मेरे ख्याल से कॉलम नहीं बनाना चाहिए। अगर मल्टीपल चॉइस में आया तो कॉलम बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहां बगल में ही रफ में सॉल्व कर देना चाहिए, पेपर में ही समय बचता है। मल्टीपल चॉइस में आया तो कॉलम नहीं बनाना चाहिए, वहीं पे एवरेज तो मुंह जवानी निकल जाएगा, फिर जाके पेपर में ही सॉल्व कर देना चाहिए जैसे मैं कर रहा था। एक बार दिखा दो आपके सामने, मैं ऐसे कर रहा था। इतना कॉमन सेंस आप में भी है। तो मैंने क्यू का डिविएशन लिखा या डिविएशन का स्क्वायर लिखा, तो वही करने में समय बच जाएगा। तो कैलकुलेशन में आई होप कोई इश्यू नहीं है। और ये भी समझ गए कि अगर रिटर्न दिया हुआ नहीं है, मैं स्टार दे रहा हूं यहां पे, अगर रिटर्न दिया हुआ नहीं है, इफ रिटर्न नॉट गिवन, कैलकुलेट इट बाय एचपीआर। अगर रिटर्न दिया हुआ नहीं है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन सबके लिए स्मूथ था, मैंने देखा था। कौन फॉर्मूला लगाता रहेगा, डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज बाय बिगिनिंग प्राइस। सबके अगर सिस्टम में नर्व्स में घुसा हुआ है तो फॉर्मूला मत लाओ। जो पहला एग्जांपल लिया था जहां शेयर का दाम 500 से 540 हुआ था, 20 रुपया डिविडेंड, तुरंत लोगों ने 60/500 बता दिया था, कोई फॉर्मूला सोच के नहीं बताया था। तो फालतू का फॉर्मूला को लाइफ में मत घुसाना, ऑल्दो किसी घुसाना ही है तो उसका मन। तो रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप ये करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस वाइज एंड रिटर्न वाइज दोनों वाइज आप समझ गए हैं कि क्या करना है। अब है 2 स्टॉक्स में से
2 स्टॉक्स में से वन को चूज करना है, 2 स्टॉक्स में से वन को चूज करना है, 2 स्टॉक्स दिए हुए, 2 में से एक को चूज करना है, चूज। केस 1, inefficient market. Case 1, inefficient market, ब्रैकेट, एक स्टॉक फालतू है, दिख जाएगा तुमको अभी। केस 1, इनएफिशिएंट मार्केट, एक स्टॉक फालतू है। देखो, स्टॉक ए बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न एसडी। स्टॉक ए का रिटर्न 18%, स्टॉक बी का रिटर्न 18%, ए का एसडी 5%, बी का एसडी 12%। तो ऑब्वियसली कौन सा फालतू है? कौन सा फालतू है? बी फालतू है, दिख गया? बी जो एकदम फालतू है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, अपने ए को चुनेंगे, टिक कर दो, मैं लिखा रहा भी नहीं हूं। कॉमन सेंस को लिखाने से कॉमन सेंस की बेइज्जती हो जाती है। रिटर्न दोनों में सेम है, जाहिर है उसको चुनेंगे ना जिसका रिस्क कम है, और रियल लाइफ में ऐसा मिलना ही नहीं चाहिए, इनएफिशिएंट मार्केट है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन, स्टॉक ए बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न एसडी 18%, 15%, 5%, 5%। देख लो, कोई सिखाने का जरूरत नहीं है कौन सा स्टॉक तुम चुनेगा, विच स्टॉक यू विल चूज। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं चाहिए, ऑब्वियसली स्टॉक ए चुनेंगे, स्टॉक बी फालतू है, बिकॉज दोनों में रिस्क सेम है और ए का रिटर्न हायर है, तो ऑब्वियसली वी लव रिटर्न। स्टॉक ए बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न एसडी 20%, 17%, 5%, 12%। फिर से देखो, क्लियर कट है, देख गया? फिर से क्लियर कट है कि बी तो एकदम फालतू है, एक तो रिटर्न ज्यादा दे रहा और रिस्क भी कम है। तो ये 3 सिचुएशन तो इनएफिशिएंट मार्केट का हो गया। इनएफिशिएंट मार्केट का सर क्या इस तरह का सम आता है? इस तरह का सम नहीं आता है, पर ये जो मैंने अभी करवाया है ये काम आएगा एक तो बड़े सम में, काम आएगा भी, तो इसलिए जानबूझ के करवाया है, पर एग्जैक्टली इस तरह का सम नहीं आता। केस 2, एफिशिएंट मार्केट, ब्रैकेट, कंपटीशन है, एफिशिएंट मार्केट ब्रैकेट कंपटीशन है। स्टॉक ए बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न एसडी। स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, रिस्क 5%, स्टॉक बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, रिस्क 9%। इस बार दोनों में फाइट है, बिकॉज रिटर्न वाइज स्टॉक बी बढ़िया है, रिस्क वाइज स्टॉक ए बढ़िया है। रिटर्न वाइज स्टॉक बी बढ़िया है, रिस्क वाइज स्टॉक ए बढ़िया है। देयर इज अ फाइट। या तो इन दोनों को मिला के पोर्टफोलियो बना ले, पर वो मेरा टॉपिक अभी चल रहा नहीं है। सपोज क्वेश्चन में बोला इन दोनों में से एक ही खरीदना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड सुना होगा कैपिटल बजटिंग में, सीए इंटर में। इन दोनों में से एक ही चुनना है, इन दोनों में से एक ही चुनना है, तो कौन सा चुने? तो अगर मैं बता दूं कि जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स है, माने बहुत बड़ा वाला फट्टू है, पर्सन बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स है, बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स, हाईली रिस्क एवर्स, तो वो स्टॉक ए चुनेगा। बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स पर्सन स्टॉक ए चुनेगा।
अगर एक पर्सन है जो बहुत कमती रिस्क एवर्स है, कमती रिस्क एवर्स तो सभी है, पर कमती डरता है, तो वो रिस्क ज्यादा ले लेगा रिटर्न ज्यादा कमाने के लिए, तो वो बी चुनेगा। कौन सा चुनेगा? बी। एग्जाम में बताता ही नहीं है ज्यादा रिस्क एवर्स, कमती रिस्क एवर्स, ये सब बताता ही नहीं है एग्जाम में, ये सब ऐसे ही टीचिंग वाइज है। तो अगर सम साइलेंट है तो अपने ये देखते कि स्टॉक ए में जो रिस्क है ना वो 5 है और रिटर्न 15 है, तो रिस्क इज 5/15, 1/3 यानी 33.33%। और स्टॉक बी में जो रिस्क है वो 9 है और रिटर्न 20 है, तो 9/20 इंटू 100 कितना? 45%। ये मैं कम्युनिकेट कर पाया क्या? स्टॉक ए में जो रिस्क है ना वो 5/15 33.33% है और स्टॉक बी में जो रिस्क है वो 9/20 45% है। ये समझ में आया क्या? स्टॉक ए में सर जो रिस्क है ना वो रिटर्न का 33.33% है और स्टॉक बी में जो रिस्क है वो रिटर्न का 45% है। ये समझ में आया क्या? ये जो आपको कॉमन सेंस में समझ में आया उसको अपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक बार लिख दो, सीवी एसडी बाय मीन इंटू 100, तो 5/15 इंटू 100 33.33%, 9/20 इंटू 100 45%, 5/15 इंटू 100 33.33%, 9/20 इंटू 100 45%। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसमें तो रिस्क और रिटर्न दोनों कैप्चर हो गया। इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क कि रिस्क रिटर्न का कितना परसेंटेज है तो ये रिस्क ही ना, बिकॉज एसडी को ऊपर लिए हैं, तो अकॉर्डिंगली लोअर द बेटर, लोअर द बेटर। तो अपने इस पे जाएंगे, लोअर द बेटर। आप समझ गए होंगे मैंने रिस्क बाय रिटर्न इंटू 100 निकाला है। अगर आर्ग्यूमेंट के लिए कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हम लोग मीन बाय एसडी निकाल सकते हैं क्या, फिर हायर द बेटर, आंसर है यस, पर एग्जाम में मत करना क्योंकि मीन बाय एसडी का कोई नाम नहीं है स्टैट्स में, एसडी बाय मीन का नाम है। तो अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आई थिंक फुल फॉर्म आपने पहले भी सुना होगा बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस में भी एंड सीए फाउंडेशन में भी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, एसडी बाय मीन इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब रिस्क इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रिटर्न इक्वल टू एसडी बाय मीन इंटू 100, ब्रैकेट लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, जितना कम उतना बढ़िया, जितना कम उतना बढ़िया। तो आप चीज को समझे होंगे, ये दोनों ही स्टॉक एफिशिएंट है, दोनों में कंपटीशन है, जिसका रिटर्न कम है उसका रिस्क भी कम, जिसका रिटर्न ज्यादा है उसका रिस्क भी ज्यादा। हिसाब से तो दोनों को पोर्टफोलियो में ले लेना चाहिए, पर अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, इसलिए मेरा क्वेश्चन है नहीं हमको दोनों में से एक ही लेना है, तो कौन सा लें? तो वो सब जो बोले ना बहुत ज्यादा फट्टू है कम फट्टू है, एग्जाम में वैसे नहीं पूछता है, एग्जाम में चुप रहता है। तो चुप रहेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे, जिसका कमती आएगा वो वाला चुनेंगे, जिसका कमती आएगा वो वाला चुनेंगे। फुल स्क्रीन। नाउ इफ यू रिमेंबर ये वाला जो पार्ट चल रहा है अपना, वो चल रहा है मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, एमपीटी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी चल रहा है एमपीटी। बट इसके जो बाद पार्ट है उसका भी एक नोबेल प्राइज विनर है जो है सीएमटी, कैपिटल मार्केट थियरी, सीएपीएम। तो सीएपीएम का जो इक्वेशन है जो अपने सुने आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इंटू बीटा, तो वो जो आरएफ होता है ना, आरएफ वो एमपीटी में नहीं होता है, सीएमटी में होता है। बट जब एग्जाम में लोग सम्स सेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सम्स एमपीटी का अलग देंगे सीएमटी का अलग देंगे, सम्स को तो लॉजिक वाइज कंबाइन कर देते हैं, यानी वापस से अपने सेम डेटा पे आ रहे हैं और सेम डेटा पे ये जो क्वेश्चन है, एक दो चीज को स्टैंडर्ड प्रिंसिपल कर ले अपने इस क्लास में। अगर कोई क्लास लेट से ज्वाइन किया है तो उसको आके उपद्रव मचाने का जरूरत नहीं है कि सर मेरा छूट गया मैं कर सकता हूं क्या, ये वो। प्लीज अंडरस्टैंड, बायलैटरल क्लास नहीं चल रहा है, आप क्लास को बाद में कर लीजिएगा या क्लास को उस समय से कीजिए, पर सर को डिस्टर्ब मत कीजिए। दूसरा, कोई पर्सन का किसी कारण से टेक्नोलॉजिकल एबरेशन के कारण कुछ छूट गया लिखना ऊपर से 2 लाइन या शुरू से,
तो बोलना चाह रहे सर ऊपर नीचे कर दीजिए, तो प्लीज अंडरस्टैंड क्लास का रिकॉर्डिंग शेयर होगा, नोट्स भी आपके साथ शेयर होगा, ठीक है? तो आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा, कुछ मिस हो गया है तो, ठीक है? डोंट से एक बार दिखा दीजिए, बिकॉज मैं कैसे दिखाऊं ये बोल के कि ऋषभ का छुट गया है, रुक जाते 2 मिनट, ठीक है ना? तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज फॉर योर कन्वीनियंस, जिससे क्लासेस कमती टाइम लगे, ठीक है ना? ओके, सो आई वाज सेइंग कि क्या बोल रहा था, हाँ देखो अभी रिदम भी खराब हो जाता है। ये जो डेटा दिया हुआ है स्टॉक ए और बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न और एसडी, इसमें अगर आरएफ भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आरएफ, रिस्क फ्री रेट। तो रिस्क फ्री रेट लिखना मत, एक बार लिखना मत, अभी सुनो, डू नॉट राइट, लिसन प्लीज। सपोज रिस्क फ्री रेट जो है वो 6% है, सपोज, और उस केस में पूछ रहा है कौन सा स्टॉक चुने, तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क फ्री रेट 6% है तो ये अपने को मानना पड़ेगा कि सर ये जो 15% रिटर्न है ना स्टॉक ए का, इसमें से 6% रिटर्न तो विदाउट रिस्क मिल रहा है, तो 9% रिटर्न ही तो रिस्क की वजह से मिल रहा है। एक्सेस रिटर्न क्या हो गया? 15 माइनस 6 इक्वल टू व्हाट? 9। प्लीज गंदा मत करो, मत करो ये सब, मैं लिखा है करा दूंगा। तो 9% एक्सेस रिटर्न हो गया। ये एक्सेस रिटर्न जो मैंने रेड में लिखा है ये 5% रिस्क लेने से मिल रहा है। तो 5% रिस्क लेने से अगर 9% एक्सेस रिटर्न मिल रहा है तो 1% रिस्क लेने से कितना? अगर 5 से 9 तो 1 से कितना? यूनिटरी मेथड प्लीज। अगर 5% रिस्क लेके 9% कॉम्पेंसेशन मिला तो 1% रिस्क लेके कितना कॉम्पेंसेशन मिला? यूनिटरी मेथड बोल रहा हूं। 5% रिस्क लेके अगर 9% कॉम्पेंसेशन मिला, मजदूरी का रिवॉर्ड, तो 1% रिस्क से कितना कॉम्पेंसेशन मिला? वेरी गुड, स्टूडेंट्स का जवाब आया 1.8%। 1.8%, ठीक है? 1.8% अपने मेहनत का फल है कि 5% का रिस्क लिए, सही है, उसके बदले 1.8% पर यूनिट ऑफ रिस्क का रिवॉर्ड। वैसे ही स्टॉक बी में 20 में से अगर 6 हटाएं तो 14% एक्सेस रिटर्न मिल रहा है 9% रिस्क लेके। 14% एक्सेस रिटर्न मिल रहा है 9% रिस्क लेके, तो 1% रिस्क लेके कितना मिल रहा है? 14/9। 1% रिस्क लेने से कितना मेहनताना मिल रहा है, कितना रिवॉर्ड मिल रहा है? रिवॉर्ड 1.56%। क्या 1.555 आया होगा शायद, तो 1.56%। 1.56% उल्टा डिवाइड कर रहा है कोई कोई। क्लियर कट बात हो रहा है। यहां पे निकाल रहे हैं एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क 14/9, वहां किए थे 9/5। ऑब्वियसली ये हायर द बेटर होगा, बिकॉज यहां पे एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, रिस्क एक चीज है जो अपने सह रहे हैं, उसके बदले क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, हायर द बेटर। तो 1.8 हायर आया, तो स्टॉक ए शुड बी चोजन। यू मे थिंक दैट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से भी वही जवाब आया था, बट अगर डेटा को थोड़ा चेंज करते हैं तो अलग अलग जवाब आ सकता है। तो कब कौन सा लगाना है? अगर 2 स्टॉक दिया हुआ है, उसका रिटर्न और एसडी दिया हुआ है, और अपने को आरएफ नहीं दिया हुआ है, और बोला दोनों में से कौन सा चुने, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम है। पर अगर आरएफ दिया हुआ है तो अपने एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाय एसडी निकालेंगे। इसको बोलते हैं शार्प रेशियो। मैं भी लिखाने वाला हूं, शार्प रेशियो। क्या बोलते हैं? शार्प रेशियो, हायर द बेटर। प्लीज लिखिए। However, if RF equal to 6% is given and we have to choose one stock, if RF equal to 6% is given and we have to choose one stock, comma, we calculate dash, next line, sharp ratio शार्प रेशियो का और एक नाम है रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो। रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आरएफ डिवाइड बाय एसडी। एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आरएफ डिवाइड बाय एसडी, हायर द बेटर। एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाय एसडी, ठीक है ना, ईआर माइनस आरएफ बाय एसडी, हायर द बेटर, शार्प रेशियो।
तो स्टॉक ए का शार्प रेशियो क्या है? 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 9, नहीं क्या था, सॉरी गलती बोल दिया, 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 5 था, 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 5, 1.8%। स्टॉक बी का 20 माइनस 6 डिवाइड बाय 9, 1.555 रेकरिंग है तो 1.56%। तो फर्स्ट वाला स्टॉक बढ़िया है, उसमें 1.8 का रिवॉर्ड है पर यूनिट ऑफ रिस्क। सेकेंड वाला स्टॉक खराब है, उसमें कमती रिवॉर्ड है, फर्स्ट वाले में ज्यादा रिवॉर्ड है। तो आरएफ नहीं दिया रहेगा और चुनने बोलेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आरएफ दिया रहेगा तो शार्प रेशियो, आरएफ नहीं दिया रहेगा चुनने बोलेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और आरएफ दिया रहेगा तो शार्प रेशियो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम उतना बढ़िया, शार्प रेशियो जितना ज्यादा उतना बढ़िया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम उतना बढ़िया, शार्प रेशियो जितना ज्यादा उतना बढ़िया। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पे आते हैं पहले तो, सॉरी ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये वाला कर रहे केस स्टडी 8, केस स्टडी 8, केस स्टडी 8 कर रहे हैं। इसके पहले केस स्टडी कौन सा किया था? 5 क्या? 5 किया था, केस स्टडी 8 कर रहे हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट 2 स्टॉक्स इज गिवन। तो 2 स्टॉक का रिटर्न और रिस्क दिया हुआ है। सपोज देर आर 2 इन्वेस्टर्स, वन इज हाईली रिस्क एवर्स एंड द अदर इज लेस रिस्क एवर्स। एग्जाम में ऐसे नहीं देते, बट यहां अंडरस्टैंडिंग का बात है ना। विच इन्वेस्टर विल चूज विच स्टॉक? तो जो हाईली रिस्क एवर्स है वो फट्टू हो गया, ये घोर फट्टू हो गया, और जो लेस रिस्क एवर्स है वो जिगरा हो गया। तो फट्टू कमती रिस्क वाला चुनेगा स्टॉक एक्स, और जिगरा ज्यादा रिटर्न वाला चुनेगा स्टॉक वाई। द हाईली रिस्क एवर्स इन्वेस्टर विल चूज एक्स एंड द लेस रिस्क एवर्स इन्वेस्टर विल चूज वाई। पर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है, अपने एक फीलिंग के लिए डाल दिए क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन, if the level of risk aversion is not given, which stock will the investor choose based on the coefficient of variation? ये तो बोल दिया, नहीं बोलता तो भी coefficient of variation ही यूज करते। तो फर्स्ट वाले स्टॉक का coefficient of variation 10/14 into 100। yes please, 28 point नहीं सॉरी 72 क्या 71.43%। स्टॉक एक्स का 10/14 71.43%, और स्टॉक वाई का 14/18, स्टॉक वाई का 14/18 77.78, 14/18 77.78। तो फर्स्ट वाला बेटर है क्या? फर्स्ट वाले का तो 71 पॉइंट कुछ था ना, तो फर्स्ट वाले का 71 पॉइंट क्या आया था 43, और दूसरे वाले का 77.78। तो फर्स्ट वाला बेटर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे। कौन सा ऑप्शन? ए, स्टॉक एक्स बिकॉज इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लोअर, स्टॉक एक्स बिकॉज इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लोअर। If risk-free rate is 5% and the level of risk aversion is not given, which stock will the investor choose based on Sharpe ratio? Based on का जरूरत ही नहीं था, Sharpe ratio यूज करना दिख रहा था। 5% risk-free rate है, तो excess return फर्स्ट वाले में 14 माइनस 5 9, 9/10 0.9। फर्स्ट वाले में 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, 9/10 0.9। दूसरा वाले में 18 माइनस 5 यानी 13, 13 डिवाइड बाय 14, 5% था ना आरएफ। यस, तो
18 माइनस 5 13, 13 डिवाइड बाई 14 कितना 0.93। फर्स्ट वाले में 14 माइनस 5 यानी 9, 9 डिवाइड बाई 10 0.9। सेकेंड वाले में 18 माइनस 5 यानी 13, 13 डिवाइड बाई 14 0.93। तो 0.93 इज बेटर, 0.93 इज बेटर, हायर द बेटर। इसको परसेंटेज में नहीं निकालते, इसको पॉइंट में ही निकालते हैं। 0.93 कि 0.93% रिटर्न मिल रहा है 1% रिस्क लेने के कारण। तो स्टॉक वाई इज बेटर, स्टॉक वाई बिकॉज द शार्प रेशियो इज व्हाट हायर, ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक वाई बिकॉज शार्प रेशियो इज हायर। ठीक है, अब आते हैं अपने फ्यूचर डेटा पे, अपने आ रहे हैं फ्यूचर डेटा पे। फ्यूचर डेटा यानी प्रोबेबिलिटी वाला डेटा। रियल लाइफ में तो प्रोबेबिलिटी के हेल्प से ही फ्यूचर का निकालते हैं, तभी तो अपने उसको स्टूपिड बोले थे पास्ट डेटा, पर एग्जाम में आता है फ्यूचर डेटा। तो इतना कॉमन सेंसिकल है कि ज्ञान देने के बजाय मैं चाहूंगा आप ही कीजिए। प्लीज देखिए, प्लीज। स्टॉक ए का फोरकास्ट दिया हुआ है, फोरकास्ट। क्या फोरकास्ट है? फोरकास्ट है सिनेरियो, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न। सिनेरियो, अगर अपने रिलायंस का बात करें, से RIL का, तो सिनेरियो ये है। अब सिनेरियो को मैं लिख सकता हूं बट टाइम बर्बाद होगा। क्यों? बिकॉज आई वांटेड टू राइट कि क्या गवर्नमेंट इलॉन मस्क को अपीज करने के लिए स्टारलिंक को 5G का राइट्स दे देगा? दे देगा तो रिलायंस का रिटर्न खराब होगा, नहीं देगा तो रिलायंस का रिटर्न बढ़िया होगा। पर मैं क्यों स्टोरीज में जाऊं? 1 2 दो सिनेरियो है। प्रोबेबिलिटी है 0.6 0.4, रिटर्न है सिनेरियो 1 में -10%, सिनेरियो 2 में 30%, -10 एंड 30। तो 0.6 चांस है कि रिटर्न नेगेटिव होगा, 0.4 चांस है रिटर्न पॉजिटिव होगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप लोग समझ सकते हो क्या होगा? 0.6 into -10 is -6, 0.4 into 30 is 12, 12 minus 6 is equal to 6। समझ में आया? 0.6 into -10 क्या हुआ? -6, और 0.4 into 30 क्या हुआ? 12, और 12 minus 6 is equal to 6। ठीक है, which means that Px, इसको x बोल रहे हैं, 0.6 into -10 -6, 0.4 into 30 12, टोटल 6%। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू समेशन Px। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये प्रोबेबिलिटी भी ईयर्स होता तो हम लोग क्या करते? 30 minus 10, 20, 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 करते तो 10% आता। आप समझ रहे हैं? अगर ये ईयर्स होता तो हम लोग ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते। ऐड करके डिवाइड बाई 2 मतलब 50% 50% प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं। देख लो, अगर 50% प्रोबेबिलिटी होता तो 0.5 इंटू 10 क्या हुआ? -5, और 0.5 इंटू 30 क्या हुआ? 15, -5 और 15 क्या आता? 10। ये छोटी सी चीज है, एग्जाम में काम की नहीं है, पर किसी को समझ में आए तो सेटिस्फैक्शन लगता है कि सर पास्ट डेटा में क्या होता है, सारा का सारा प्रोबेबिलिटी इक्वल मान लेते हो। ओके, ये एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे सुन के, उसके लिए कि जो पास्ट डेटा होता है उसमें सारा रिटर्न्स को इक्वल प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। तभी तो डिवाइड बाय 4 यानी 1/4 1/4 1/4 1/4, तभी तो डिवाइड बाय 5 1/5 1/5 1/5 1/5, यहां पे 2 ही है तो डिवाइड बाय 2 यानी कि हाफ हाफ 50-50%। इनके समझ में आया तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तब भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है समझने का। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी 0.6 इंटू रिटर्न, 0.4 इंटू रिटर्न, उसके बाद टोटल, तो 6% एवरेज रिटर्न आया। पर रिटर्न तो -10 या 30 होने वाला है, तो अपने डेविएशन निकालेंगे x माइनस एक्स बार। तो -10 -6 -16, 30 -6
24. ओके, -10 -6 इक्वल टू -16 और 30 -6 इक्वल टू 24. डिविएशन निकाला है मैंने. डिविएशन निकाल के उसका स्क्वायर करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, 24 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 24 का स्क्वायर प्लीज 576. 16 का स्क्वायर 256, 24 का स्क्वायर 576. अब इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए क्या ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना चाहिए, या सिंस प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी यूज करना चाहिए. 256 और 576 का मेरे को एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना चाहिए, बिकॉज डिवाइड बाय 2 कर दिए तो इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना, वो तो नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी यूज करना चाहिए. तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी इनटू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी इनटू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. उसके पहले एक स्टूडेंट बोल रहा है -16 और 24 कैसे आया, और क्लास शुरू होने के पहले बोला था बिल्डिंग ब्लॉक कर लिया, बढ़िया है, समझ में आ गया. x माइनस एक्स बार, x क्या है, ये रहा x, x बार क्या है, ये रहा x बार. एक्सपेक्टेड रिटर्न को ही तो x बार बोलते हैं. -10 -6 से -16 आया, और 30 -6 से 24 आया. ये स्टूडेंट और कोई नहीं, उदित नारायण ही है. अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आता है, हर रिटर्न को उससे माइनस करके डिविएशन निकालते हैं. पहले भी यही कर रहे थे. तो -10 -6 -16 है, और 30 -6 24 है. एनीवेज, तो ये एक्स बार है, लिख दूं वापस से. एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स बार, पहले ही बताया था. हाँ, तो क्या कर रहे थे, फ्लो बिगड़ गया. 256 इंटू 0.6, 256 इंटू 0.6 कितना, 256 इंटू 0.6 कितना, 153.6. 576 इंटू 0.4 कितना, 576 इंटू 0.4 कितना, 230.4. सर ये प्रोबेबिलिटी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज अभी तो बात हुआ, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐड करके डिवाइड बाय 2, तब 50-50% प्रोबेबिलिटी मन में अज्यूम हो जाता है. पर प्रोबेबिलिटी दिया रहता है तो 50-50 थोड़ी मान सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं. टोटल क्या आया, 384. टोटल 384 आया. तो जो वेरिएंस है दैट इज 384. अब उसको वापस से डिवाइड बाय 2 मत कर देना, ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होकर एवरेज हो गया है. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज √384. क्या स्टैंडर्ड डिविएशन इज √384? क्या स्टैंडर्ड डिविएशन इज √384? क्या 19.6%. स्टैंडर्ड डिविएशन इज √384, 19.6%. Standard deviation is √384 equal to 19.6%. 19.6%. ठीक है सर, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम बनाने का जरूरत ही क्या था, सीधा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके लिख देते एकदम. ये -16 था ना, तो -16 का स्क्वायर 256 आ गया इंटू 0.6. डायरेक्टली लिखना चाहिए था, ये x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम बनाया, कोई फायदा नहीं था. तो आई एम नॉट कैंसिलिंग इट आउट, बट देखा जाए तो इस कॉलम का कोई सेंस नहीं था. वो तो डायरेक्टली हो सकता था कि -16 का होल स्क्वायर 256 इंटू 0.6, 153.6. 24 का होल स्क्वायर इंटू 0.4, डायरेक्टली हो सकता था. तो मेरे ख्याल से x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम नहीं बनाना चाहिए. आपको जो मार्क करना है आप मार्क कर सकते हैं, क्या पता किसी का मन हो नहीं से हम बना के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स फाइन, जैसा आपका मन. कोई ये भी सोच सकता है कि सब मल्टीपल चॉइस करते समय हम एक काम करेंगे, x माइनस एक्स बार जो निकालेंगे ना -16, उसी समय उसका होल स्क्वायर इंटू 0.6 कर लेंगे. तो यानी ये वाला कॉलम भी हटा सकते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों हटा सकते हैं. जिस आदमी को मल्टीपल चॉइस करना है फटाफट, कोई ग्रेट बुद्धि का बात बोल रहा नहीं हूं. रिटर्न -10 था तो -10 -16 आया, -16 का होल स्क्वायर इंटू 0.6 सीधा 153.6. वैसे ही 30 -6 24 का होल स्क्वायर इंटू 0.4
समझ गए? तो शॉर्टकट जो लगाना है वो खुद को सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट नहीं लिखने का मन है p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर तो भी चलेगा, बिकॉज स्टोरेज फंक्शन कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो -10 माइनस एक्स माइनस 16 का होल स्क्वायर इंटू 0.6 इक्वल टू m प्लस, फिर 30 माइनस 6 इक्वल टू होल स्क्वायर इंटू 0.4 m प्लस, फिर MRC, तो सीधा 384 आ जाएगा। समझ गए? तो शॉर्टकट्स वगैरह सोच लेना कि फटाफट कैलकुलेशन कैसे करोगे, मल्टीपल चॉइस आया तो एकदम पॉसिबल है। ठीक है? तो दो तरह से सोचना, एक लिख लिख के कैसे करूंगा, एक मल्टीपल चॉइस में टाइम कैसे बिताऊंगा। अब किसी का मन है कि नहीं सर मेरे को शॉर्टकट नहीं सोचना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सजा सजा के करो, मल्टीपल कलर से, अलग अलग कॉलम को रेड ब्लू येलो से बनाओ, जो तुम्हारा मन। मैं अपना बता रहा हूं मैं कैसे सोचता। ठीक है ना? बिकॉज घर पे भी एक अग्रेसिवनेस आता है, मजा आता है अगर शॉर्टकट से निकालते हैं तो, कि देख ऐसे कर दिया, देख ऐसे कर दिया। ठीक है? एग्जाम में भी टाइम बचता है, कोई दूसरे सब में काम आएगा। ओके? सो इस तरह से प्रोबेबिलिटी वाले डेटा में चलते हैं अपने, प्रोबेबिलिटी वाले डेटा में। और ये पॉसिबल है कि प्रोबेबिलिटी वाले डेटा में भी रिटर्न नहीं दिया रहेगा। एक बार मार्क कर लूं, ये रिटर्न दिया हुआ था ना, स्टार दो, स्टार। हो सकता है प्रोबेबिलिटी वाले सम में भी रिटर्न नहीं देगा। तो अपने को HPR निकालना होगा। हो सकता है प्रोबेबिलिटी वाले सम में भी रिटर्न नहीं देगा, तो अपने को HPR निकालना होगा। बट आज का प्राइस हर सिनेरियो के लिए इनिशियल प्राइस होगा। आई डोंट नो ये आपको समझ में आया क्या? आज का प्राइस हर सिनेरियो के लिए इनिशियल प्राइस होगा। किसी को समझ में आया ये? मैं तो समझाने वाला हूं, डोंट वरी, पर क्या पता समझ में आ गया हो। बट आज का प्राइस P0 हर सिनेरियो के लिए इनिशियल प्राइस होगा। किसको ये समझ में आ गया प्लीज बताना। जो पास्ट डेटा था उसमें ईयर 1 2 3 4 5 6 था, तो ईयर 2 के लिए ईयर 1 इनिशियल था, ईयर 3 के लिए ईयर 2 इनिशियल था, ईयर 4 के लिए ईयर 3 इनिशियल था, ईयर 5 के लिए ईयर 4 इनिशियल था। ऐसे था, माने जैसे 2000 से 2001, तो 2001 के लिए 2000 बेस है, 2002 के लिए 2001 बेस है, 2003 के लिए 2003 बेस है, प्रीवियस ईयर बेस है। पर यहां पे तो ईयर वाइज डेटा नहीं है ना, यहां पे तो आज का दाम है, अलग अलग सिनेरियो दिया है, तो आज का जो प्राइस है वही बेस है। ये मैं अभी नंबर्स के हेल्प से दिखाऊंगा। ओके, आज का जो प्राइस है वही बेस है, आज का प्राइस बेस है। करेक्ट। नारायण अग्रवाल बोल रहे हैं सर गुड सिनेरियो बैड सिनेरियो हो, उसमें जो परसेंटेज चेंज निकालेंगे वो आज के प्राइस से निकालेंगे। एकदम सही। ओके, आज का प्राइस बेस है। ठीक है? और ईयर वाले सब में ऐसा नहीं होता, ईयर वाले सब में बेस चेंज होता रहता है। तो हमने 1999 2000 2001, तो 2001 में 99 में प्राइस नहीं लेते हैं, 2000 बेस है, 2002 में 2001 बेस है, 2003 में 2002 बेस है, और इसमें केवल एक ही बेस है जो आज का दाम है। ठीक है? एग्जाम्पल, प्राइस टुडे 500, फोरकास्ट सिनेरियो 1 2 3 दे रहा हूं, 3 सिनेरियो दे रहा हूं, 1 2 3। डिविडेंड पर शेयर, प्राइस। तो फर्स्ट सिनेरियो खराब सिनेरियो है, उसमें डिविडेंड केवल 10 रुपया और प्राइस 440। सेकेंड सिनेरियो डिविडेंड पर शेयर 30 रुपया, प्राइस 570। फोर्थ सिनेरियो
डिविडेंड पर शेयर 60 रुपया और प्राइस 640. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड SD of each stock, of the stock. Calculate expected return and SD of the stock. प्राइस टुडे क्या है सर? इस समय प्राइस टुडे 500 है. प्राइस टुडे 500 लिखा है मैंने. फोरकास्ट, ये फोरकास्ट है. तो रिटर्न यहीं पे निकाल रहे हैं. क्या आंसर का पार्ट है? वो प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी भूल गया. सॉरी, प्रोबेबिलिटी लिख ले प्लीज. प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.5, 0.2. प्रोबेबिलिटी मेरे से स्किप हो गया था. 30%, 50%, 20%. प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.5, 0.2. 30%, 50%, 20%. ये प्रोबेबिलिटी है. तो सॉल्व करते हैं. फर्स्ट कॉलम प्रोबेबिलिटी, सेकेंड कॉलम रिटर्न, फिर px, फिर p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. 4 कॉलम बनाया. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी क्या था? 0.3, 0.5, 0.2. रिटर्न, शेयर का दाम 500 से 440, 60 का नुकसान. देख लो, शेयर का दाम 500 से 440, 60 का नुकसान पर 10 रुपया डिविडेंड, तो 50 का नुकसान. तो -50/500, -10% समझ में आ रहा है. शेयर का प्राइस 500 से 440, 60 का नुकसान पर 10 रुपया का डिविडेंड मिला, तो 50 का नुकसान. तो -50/500, -10%. क्लियर है क्या? -10% है पहला सिनेरियो का रिटर्न. क्या पता रिवाइज करते समय किसी को कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए कैलकुलेशन शो कर रहा हूं. 10 + 440 - 500 डिवाइड बाय 500 -10. सर मेरे यहां पे स्पेस नहीं है, मैं क्या करूं? नीचे कहीं दिखा दो. और तुमको लगता है तुमको जरूरत ही नहीं दिखाने का, तुम समझ गए हो तो दिखाओ ही मत. नेक्स्ट, शेयर का प्राइस 500 से 570, यही बोल रहा था मैं उस समय. कोई पर्सन नहीं समझा. तो 500 से 570, 440 से 570 मत पकड़ना. मैं यहां 2-3 बार रुक रहा हूं. 440 से 570 मत लेना. ये कोई ईयर 1 से ईयर 2 में नहीं गए. सिनेरियो है आज से नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है. तो आज 500 है, शेयर का दाम 570 जा सकता है, तो 70 का फायदा, 30 का डिविडेंड. तो 100/500, 20%. समझ गए होंगे. आज का जो प्राइस है 500, वही तीनों सिनेरियो का बेस है. तो 500 से 570, 70, 70 + 30, 100, 100/500, 100%. 30 + 570 - 500 डिवाइड बाय 500, 20%. लास्ट वाला 500 से 640, तो 500 से 640 मतलब 140 का फायदा और 60 रुपया डिविडेंड. 500 से 640, 140 का फायदा और 60 रुपया डिविडेंड, 200. तो 200 डिवाइड बाय 500, इसको बोलते हैं सुंदर फिगर्स. जब बीच में पूछा था ना कि मैंने गंदा फिगर्स लिया है क्या, तो आप लोगों ने बोला नहीं, इतना ज्यादा गंदा नहीं लिया. ठीक है, इसको बोलते हैं सुंदर फिगर. सारा फिगर सोच सोच के लिया है सुंदर. 40% रिटर्न है. $60 + 540 - 540 था क्या? 640. 60 + 640 - 500 डिवाइड बाय 500 इक्वल टू 40%. तो अब ये प्रीवियस सम में बदल गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.3, 0.5, 0.2 और रिटर्न दिया हुआ है -10, 20 और 40. तो 0.3 इंटू -10 -3, 0.5 इंटू 20 10, 0.2 इंटू 40 8, 8 10 18 - 3 15% आंसर. एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी x बार इक्वल टू समेशन px 15%. एक्सपेक्टेड रिटर्न है. अब इससे डिविएशन निकाल के उसका स्क्वायर करके इनटू प्रोबेबिलिटी करना है.
डिविएशन निकालना, उसका स्क्वायर करना इंटू प्रोबेबिलिटी। जिसको हौले हौले करना है वो 3 कॉलम बना सकते हैं, एक डिविएशन का, एक डिविएशन स्क्वायर का, एक इंटू प्रोबेबिलिटी का। तो हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। तो -10 -15 यानी -25, -10 -15 दिखा दे रहा हूं, -10 -15 उसका होल स्क्वायर इंटू 0.3 यानी -25 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 कितना, x माइनस एक्स बार, x है -10, x बार है 15, तो -10 -15 -25 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 187.5, करेक्ट है 187.5। नेक्स्ट जो रिटर्न है 20 है, 20 तो 20 -15 यानी 5 का होल स्क्वायर इंटू 0.2, 0.2 था ना, क्या था, नहीं 0.5 था, सॉरी ये 0.5 था, 12.5 आ रहा होगा, 12.5। 20 -15 लिखना थोड़ी पड़ता है, तो मुंह जबानी होता है। 20 -15 इज 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 0.5 12.5, लास्ट वाला 40, तो 40 -15 x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.2, तो 40 -15 आई थिंक 25 है ना, और 25 का स्क्वायर 625 इंटू 0.2 125। टोटल ऊपर तो 200 आ गया, 200 प्लस 125 आई थिंक 325, टोटल 325 वो वेरिएंस हो गया। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया वो स्क्वायर रूट ऑफ 325, स्क्वायर रूट ऑफ 325 18.03%, 18.03%। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अगर प्राइस और डिविडेंड दिया रहेगा तो पहले रिटर्न निकाल के उसके बाद मीन एसडी निकाल देंगे, पहले रिटर्न निकाल के फिर मीन एसडी निकाल देंगे। फाइन, रिटर्न निकाल के फिर मीन और एसडी निकाल देंगे। ठीक है, केस स्टडी 7 देख रहे हैं। केस स्टडी 7, you are a stock analyst analyzing pharmaceutical company. The probability and stock performance depend on the regulatory decisions made by the Drug Control Authority. Currently the stock is trading at 300, ये important है, 300 आज दाम है, base price. Probabilities of different decisions and their effects as follows. तो 3 सिनेरियो है, एग्जाम में करेंगे तो वहीं पे लिख के करेंगे। 300 से 360, 60 रुपया, डिविडेंड नहीं दिया हुआ, तो 60 रुपया बाई 300 कितना परसेंट, 300 से 360, 60 बाई 300 कितना परसेंट, 20% क्या, तो 20% रिटर्न आ रहा है फर्स्ट वाला। 300 से 320, 20 डिवाइड बाई 300 कितना परसेंट, इसको बोलते हैं गंदा, 20 डिवाइड बाई 300 आई थिंक 6.67%, मेरे ख्याल से 6.67 है, इज इट। 300 से 270, 30 रुपये का नुकसान, तो -30 बाई 300 -10%। डिविडेंड नहीं दिया है, ओके ये तीनों फिगर्स आया है। 300 से 360 20%, 300 से 320 6.67%, 300 से 270 -10%। अब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.25 इंटू 10 इंटू 20 5, 0.5 इंटू 6.67 शायद 3.33 या 3.34 लिख देते हैं। 0.25 इंटू -10 -2.5, ओके 0.25 इंटू 20 वो 5 आया, 0.5 इंटू 6.67 वो 3.335 आ रहा है, मैंने 3.34 लिख दिया। 0.25 इंटू -10 -2.5, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये जो केस स्टडीज है उनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली बुक में है। जब ड्राइव में अब से अपलोड होगा तो ब्रैकेट पे लिखा रहेगा कि बुक का कौन सा क्वेश्चन नंबर है। अगर सेम टू सेम बुक में नहीं है तो सिमिलर क्वेश्चन लिखा रहेगा बुक में कौन सा है, पर बुक में मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में नहीं है, ओके बुक में रिटन फॉर्म में है।
तो टोटल आ रहा है 5.84%। 5.84% टोटल आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 5.84%, पर ये तो मैच नहीं हो रहा है, मिस्टेक हुआ है यहां पे क्वेश्चन बनाने में। तो जब अपलोड होगा फाइल तो ऑप्शन चेंज करेंगे, 5.84 रहेगा। ओके, 5.84 जो है वो ऑप्शन होना चाहिए था। जब अपलोड होगा फाइल तो 5.84 एक ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो जाहिर है स्टैंडर्ड डिविएशन भी यार रॉन्ग ही होगा, जो कि अपने को कैलकुलेट करना है। गंदा फिगर्स अच्छा है, गंदे फिगर्स के साथ हो जाएगा। तो मैं कॉलम बना रहा हूं p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। आप कॉपी बना सकते हो। केस स्टडी 7 का एक कॉलम बना रहे हैं, p इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, केस स्टडी 7 का। गंदा फिगर्स है, चलो 20 माइनस 5.84 जो कर रहा है साथ में मेरे, 20 माइनस 5.84 जो भी आया उसका होल स्क्वायर इंटू 0.25। 20 माइनस 5.84 जो भी आया उसका होल स्क्वायर इंटू 0.25। 20 माइनस 5.84 जो भी आया उसका होल स्क्वायर इंटू 0.25। तो 50.13 स्टूडेंट्स आर सेइंग, yes everybody is saying 50.13, very good। आयुष जैन, नारायण, तुलसी ड्रोलिया, विदिशा जैन। नेक्स्ट 6.67 माइनस 5.84 जो भी आया उसका होल स्क्वायर इंटू 0.5। 6.67 माइनस 5.84 इक्वल टू जो आया उसका होल स्क्वायर इंटू 0.5। छोटा सा फिगर है। आयुष बोल रहा है 0.34, यह 0.34 अप्रोक्स। लास्ट -10 माइनस 5.84 यानी -15.84। -10 माइनस 5.84 यानी -15.84 उसका होल स्क्वायर इंटू 0.25। -10 माइनस 5.84 यानी -15.84 उसका होल स्क्वायर इंटू 0.25। 62.73 आ रहा है, 62.73। ओके, 15.84 का होल स्क्वायर इंटू 0.25, 62.73 टोटल। टोटल क्या है? 113.2। तो ये वेरिएंस हो गया। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113.2। स्क्वायर रूट ऑफ 113.2 10.64%। उदित नारायण जवाब नहीं दे रहे हैं, लगता है कनेक्शन ब्रेक हो गया या फिर थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहे हैं। 10.64%, 10.64%। जाहिर है वो मैच नहीं होने वाला है, बिकॉज जब वही गलत है तो ये क्या मैच होगा। ठीक है, तो वो मैं ठीक करूंगा, जब शेयर करूंगा फाइल तो ठीक करूंगा। 10.64%, 10.64%। तो ये गंदे फिगर्स थे। तो 3 सम हो गया आपका प्रोबेबिलिटी के हेल्प से रिटर्न एसडी कैलकुलेट करने का। 3 सम्स हो गए। ठीक है, 3 सम्स हो गए। तो 1-2 चीज क्लियर कर दें फुल स्क्रीन। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे हैं। नंबर 1, हम लोग सीखे पास्ट डेटा के हेल्प से रिटर्न एसडी कैसे निकालेंगे जब ईयर्स वाइज दिया रहेगा। हम लोग सीखे फ्यूचर डेटा से मीन और एसडी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। हम लोग सीखे अगर 2 स्टॉक का पूछा है दोनों में से कौन सा बढ़िया, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और शार्प रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और शार्प रेशियो, ये अपने सीखे हैं आज के क्लास में सम्स वाइज। इसका सोचा तो था मैंने कि 8 केस स्टडी हो पाएगा, पर 4 ही केस स्टडी हो पाया। आई थिंक 3 हुआ क्या? 5, 7, 8 अभी 7 किए, बीच में 5 किए थे। 5, 7, 8 3 हुआ क्या? 5, 7, 8 केस स्टडी 5, केस स्टडी 7, केस स्टडी 8। केस स्टडी 7 में ऑप्शन रॉन्ग थे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस जो है मैं क्या करता हूं क्लास वर्क में, जो बुक में दिए हुए सेम टू सेम उठा के उसका एमसीक्यू बना देता हूं, और कुछ क्वेश्चंस क्या करता हूं नए क्रिएट करता हूं। ठीक है, उसका सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है क्लास अपने बुक में है, तो मैं आपसे ड्राइव पे जो अपलोड करूंगा, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास में जो अपलोड किया था उसमें वो मार्किंग कर दूंगा कि वो किताब का कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ऐसे ही जैसे आपको किताब वाइज टिकिंग होता रहे। ठीक है, किताब वाइज टिक होता रहे।
ठीक है, वो मार्क कर दूंगा, डोंट हैव टू वरी, पर ड्राइव को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा ये जो 3 केस स्टडी किए हैं, आपको होमवर्क जाने वाला है, उस पर 5-6 क्वेश्चन होमवर्क में होंगे। वो क्वेश्चंस आपको जरूर से सॉल्व करने हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइडेड रहेगा, किताब का रेफरेंस दिया रहेगा, तो किताब से देख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन आपको फाइल से जरूर सॉल्व करना है। फॉरेक्स का होमवर्क ऑलरेडी अपलोड हो गया। अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो सुन लो, अगर होमवर्क नहीं करते हो तो 100% भूल जाओगे, शायद का बात नहीं है। तो मैं वो टीचर नहीं हूं जो बोलता हूं यू डोंट हैव टू स्टडी एट होम, यू हैव टू स्टडी एट होम। आपको जितना भी समझ में आ गया हो, आपको घर पे टाइम देना पड़ेगा ही। ठीक है, तो होमवर्क करना कंपलसरी है, कोई चेक नहीं कर रहा है। बट इफ यू आर नॉट डूइंग द होमवर्क, आई थिंक आपने फालतू का ट्यूशन ज्वाइन किया। आपको ट्यूशन नहीं ज्वाइन करना चाहिए था अभी, चाहे आपका 27 में है या 26 में है, जब भी है। इफ यू डोंट डू द होमवर्क, योर एंटायर मनी एंड टाइम इज गोइंग टू बी वेस्टेड। ठीक है ना, तो प्लीज ड्राइव को ठीक से फॉलो करना। ड्राइव में बुक से कहां क्वेश्चन है उसका मैपिंग कर देंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। होमवर्क क्लासेस का जनरली होमवर्क सपोर्ट वाले में वीडियो भी रहेगा, पर वो मत देखिएगा, टाइम वेस्ट होगा। प्लीज डोंट सी इट। आपके पास सॉल्यूशन रहेगा, देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कर दो 1-2, पता नहीं क्या बोल रहा है, छोड़ो छोड़ो, कुछ भी बोलो। उदित नारायण बोले कर दो 1-2, मेरे को मतलब ही नहीं समझ में आया। ठीक है, वो कुछ और ही बोलता है हमेशा। ठीक है, या तो गायक है ना, सिंगर है, तो अपने उसका आवाज समझ नहीं पाते। एनीवेज, सो दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लास 1। अच्छा अचीव किया है हमने, स्टैट्स का पूरा पार्ट हो गया। कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे। एक तो नारायण करके, नॉट द उदित नारायण, द अदर नारायण, और एक शायद श्वेता या कौन करके थी, उनका तो बहुत स्ट्रांगली जवाब जा रहा था। बाकी लोग भी मैं देख रहा था जवाब दे पा रहे थे। बट इन ऑर्डर टू कम टू टर्म्स कि आपका एकदम कैलकुलेशन फास्ट हो, होमवर्क को बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग होमवर्क फाइल शेयर कर देंगे आपके साथ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क फॉरेक्स का भी शेयर हो चुका है, प्लीज फॉरेक्स का होमवर्क कर लीजिएगा। बाय बाय। वेडनेसडे को मिल रहे हैं, सॉरी ट्यूसडे को मिल रहे हैं, ट्यूसडे फॉरेक्स।